चलिए बाबा क्लास शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूएशन अंडर कस्टम। सर क्विक लिंकिंग दीजिए इस चैप्टर की। यस बाबा लिंकिंग ले लीजिए। एवरीवन ओवर हियर। हमने स्टार्ट किया था कस्टम सीखना। जब मैंने आपको बोला कि सर जब आप इंपोर्ट करते हो तो सर इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, या सर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगेगा। इंपोर्ट करने पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी मोस्ट ऑफ द आइटम्स पे है ही नहीं। सर जब इंपोर्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर लगता है? सेक्शन नंबर 29, 30, 38, 31, 32, 33, 34, 35, 36। बाबा सब याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? दिमाग में मूव होना चाहिए कि यहां से 29 स्टार्ट हुआ था, ये 30, 38 था, 31, 32, 33, 34 था। याद आ रहा है? इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। चार्ट दिमाग में बैठ जाना ताकि आपको याद रहे। उसके बाद सर इसने असेसमेंट किया, पेमेंट किया, कस्टम्स गया, क्लियर किया है, घर आया। क्लियर नहीं किया तो बिग बेच दिया गया। याद आ रहा है? यस सर। बाबा जोर से बोलिए यस सर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इंपोर्ट प्रोसीजर सिखा दिया, एक्सपोर्ट प्रोसीजर सिखा दिया मैंने आपको। अब जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो, कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इंटू रेट ऑफ ड्यूटी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ ड्यूटी क्या रेट लगेगा वो हमने सीख लिया क्लासिफिकेशन में। मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया क्लासिफिकेशन। आई होप आप लिंक कर पा रहे हो। क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने सीखा कि गुड्स को कैसे क्लासिफाई करना है। अगर आपने सही क्लासिफिकेशन किया तो सही रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगा। गलत क्लासिफिकेशन किया तो गलत रेट ऑफ ड्यूटी लगा दोगे। गलत लगा दोगे ऑफिसर पकड़ के रीअसेसमेंट कर सकता है। चलिए बाबा अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं इधर। सर ये जो वैल्यू है जिसपे हम रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर जीएसटी आपको अगर याद होगा तो जीएसटी में सेक्शन नंबर 15 होता है जो बोलता है वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप कस्टम्स में बात करो तो कस्टम्स में सेक्शन नंबर 14 जो बात करेगा कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। सुनिए बाबा, 14 बोलेगा कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो या तो वैल्यू डिटरमाइनेबल होगा। अगर डिटरमाइनेबल होगा तो बोलेगा कुछ ऐड कर कुछ डिडक्ट कर। सेम एज जीएसटी, कुछ ऐड कर कुछ डिडक्ट कर। लेकिन अगर डिटरमाइनेबल नहीं होगा तो बोलेगा वैल्यूएशन रूल्स लगा, रिलेटेड पार्टी से लिया है, वो सब केसेस में रूल्स लगाइए। तो सेम एज जीएसटी यहां पे भी वैल्यूएशन होता है। चलिए वैल्यूएशन का कंप्यूटेशन सीखना स्टार्ट करते हैं। आइए चार्ट में वैल्यूएशन। सर देखिए, अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा जो यहां पे जरूरत पड़ेंगी ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए ये होता है प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। यूएस है, ये यूएस से मेरे गुड्स आ रहे हैं, ये है प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। इंडिया को बोला जाएगा प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। आपको याद रखना, प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन क्या है? जहां से गुड्स आ रहे हैं यूएस, एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या है? इंडिया। ओके सर। अब ये फैक्ट्री था, यहां से गुड्स आने हैं मेरे पास, मैं बायर हूं। देख रहे हो आप, ये सेलर है और मैं बायर हूं। सेलर से बायर तक जब गुड्स आने हैं यूएस से, आप इमेजिन कीजिए यूएस से गुड्स आने हैं, यहां पे ये सेलर जो है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, इसका कुछ प्रॉफिट होगा, उसको हम बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस मतलब ये फैक्ट्री के बाहर सामान को फेंक देगा और बोलेगा ये मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, ये प्रॉफिट, लेके जा। तो अगर मैं बोलता हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं एक पर्सन से सामान खरीदा, उसने बोला रमेश मैं एक्स फैक्ट्री दूंगा, मतलब उसके फैक्ट्री के बाहर से मेरे को लेके आना पड़ेगा इंडिया तक। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस अगर कोई बोलता है 1 लाख रुपए, तो आप क्या सोचोगे? वो उसका क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है और प्रॉफिट है। ठीक है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक सेलर से एक्स फैक्ट्री, मतलब उसकी फैक्ट्री के बाहर से उठा के अपने घर ऑफिस तक लाने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है। तो अगर मैं एग्जाम में बोलूं एक्स फैक्ट्री प्राइस, तो आप क्या समझोगे? प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। उसके आगे बढ़ते हैं। फिर समझ लीजिए मैंने बोला नहीं मेरे को कंटेनर यहां तक चाहिए, मेरा जो शिप खड़ा रहेगा ना, शिप के बाजू तक आपको ला के रखना पड़ेगा। किसका जिम्मेदारी रहेगा? सेलर का। मैंने सेलर को बोला कुछ 11 या 15 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड में, कि आप सेलर को सेलर बोल सकता है मैं एक्स फैक्ट्री दे दूंगा, यहां से तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं पोर्ट तक पहुंचा दूंगा, मैं शिप में लोड करा दूंगा। ये सारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वैल्यूएशन हम समझ पाए। राइट एवरीवन। बाबा एकदम क्लियर रखिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है। एवरीवन ओवर हियर। मैं जब आपको बोलूं एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस मतलब क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर सेलर ने आपको बोला कि मैं आपका गुड्स यहां तक लाके दे दूंगा, इसको बोलते हैं शिप के बाजू में, राइट? फ्री अलोंग साइड शिप। फ्री अलोंग साइड शिप मतलब वो शिप के बाजू में लाके रख देगा। अलोंग साइड शिप मतलब
शिप के बाजू तक लाके रख देगा फ्री में। फ्री में तो कुछ नहीं है, वो अपना खर्चा जो है वो ले लेगा आपसे पहले ही। तो सुनिए, तो सर एक्स फैक्ट्री प्राइस से वो क्या करेगा, फिर इसको ट्रक में लोड करेगा। ये कंटेनर लोड हुआ ट्रक में। अब इस इधर कुछ लोडिंग टू ट्रांसपोर्ट, बाबा ट्रांसपोर्टर को कुछ लोडिंग एक्सपेंस देगा, तो यहां क्या होगा, लोडिंग होगा, लोडिंग टू ट्रांसपोर्ट। पहले लोड होगा तो कुछ लोडिंग चार्जेस होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा। कोई लोकल फ्रेट अगर है तो फ्रेट वगैरह सब जो भी लग के गुड्स क्या होगा, यहां तक पहुंच जाएगा। कहां तक, कस्टम्स, ये कस्टम पोर्ट है, कस्टम पोर्ट के गेट तक पहुंच जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इसका C&F एजेंट होगा, किसका, सेलर का। ये क्या करेगा, ये गुड्स को क्लियर करा के यहां पोर्ट तक पहुंचा देगा। यहां तक अगर गुड्स पहुंच गया कस्टम पोर्ट तक, किसकी जिम्मेदारी है, वो सेलर की जिम्मेदारी। इसको हम बोलते हैं फ्री अलोंग साइड शिप। देखिए, अंडर फ्री अलोंग साइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेरा और सेलर का फ्री अलोंग साइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सेलर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स अलोंग साइड द शिप, शिप के बाजू में। All expenses till the goods reach alongside the ship to be borne by the seller. Post that risk of the goods is transferred to the buyer. He is required to load and bear all the expenses thereon. सुनिए, यहां तक किसका जिम्मेदारी था, सेलर का। अब इसके बाद का किसका जिम्मेदारी है, मेरा। मैं बायर हूं, मेरा, और सारा खर्चा किसका होगा, मेरा होगा। गुड्स को कुछ हो गया तो किसका जिम्मेदारी, मेरा। अब मैं क्या कराऊंगा, अब मेरा चार्ज, मैं क्या करूंगा, इधर से गुड्स लोड कराऊंगा। तो सर फ्री अलोंग साइड तो आ गया, फ्री अलोंग साइड में अगर आप ऐड करा देते हो कोई भी लोडिंग चार्जेस, ये तो शिप में लोडिंग चार्जेस होगा ना, शिप में लोड कराओगे, या सर इधर से जब कस्टम से लेके आओगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। बाबा कस्टम पोर्ट से लेके आ रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका जिम्मेदारी था शिप के बाजू में रखा और भाग गया। सर तो अब इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। समझ लीजिए, मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्री ऑन बोर्ड, तो सेलर का क्या जिम्मेदारी है कि वो शिप तक पहुंचा के एक्सपोर्ट ड्यूटी दे के जाएगा। तो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए होता है एक पर्सन के साथ, तो अगर मैं उसको बोलूं कि मेरे को फ्री अलोंग साइड शिप नहीं चाहिए, मेरे को FOB चाहिए, तो सर वो बोलेगा पहले मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, करेक्ट, प्लस उस पे वो लगाएगा प्रॉफिट, करेक्ट। उसके बाद वो क्या करेगा, लोकली उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, तो इसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री। इसमें फिर वो ऐड करेगा अपना जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। फिर अगर कोई पोर्ट पे अनलोडिंग चार्जेस लग गया, हैंडलिंग चार्जेस लग गया, उसको ऐड करेगा। फिर आएगा क्या, फ्री अलोंग साइड। अब यहां तक पहुंच गया गुड्स, आप समझ पा रहे हो। अब इस पे वो ऐड करेगा लोडिंग, इस पे वो लोड करेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, लोडिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब ये सब लोड होने के बाद क्या आएगा, FOB। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। तो सर FOB कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहां देखिए लिखा हुआ है, इन FOB द सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द गुड्स ऑन शिप, ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज फैक्ट्री टिल द लोडिंग ऑफ द गुड्स इन द शिप are undertaken by the seller. Post loading the risk is transferred to the buyer who has to bear the transportation, insurance etc. तो सर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, यहां तक गुड्स को लोड कराना। तो अगर मैं आपको बोलूं एक्स फैक्ट्री एग्जाम में, एक्स फैक्ट्री में मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड हुआ। मैं अगर बोलूं फ्री अलोंग साइड शिप, मतलब वो पोर्ट तक लाके शिप के बाजू तक रख देगा, मतलब सर वहां से एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा, जो रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर रास्ते का कोई इंश्योरेंस लगा है, यहां से हैंडलिंग चार्जेस होगा, पोर्ट में अनलोड कराएगा वो चार्जेस फ्री अलोंग साइड होगा। उसके बाद उसको लोड कराएगा शिप में, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी देगा, तो FOB आएगा। क्लियर है। तो सर FOB सीख गए। अब सुनिए, रास्ता में जब गुड्स आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा ना रास्ते का, और इंश्योरेंस भी लगेगा। बाबा मैं सिखा रहा हूं आपको शिप के मामले में, लेकिन होता ये प्लेन के मामले में भी है, एयर का केस में भी होता है। हम रोड ट्रांसपोर्टेशन का भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी सेम होता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, एयर या शिप होता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑलमोस्ट सेम होता है। कैन आई गो अहेड एवरीवन। चलिए, तो सर अब यहां से यहां तक गुड्स लाने इंडिया, तो अगर मैंने बोला FOB, आपको FOB मतलब मालूम है, वहां तक के पोर्ट तक के सारे खर्चे। अब वहां से जो ट्रांसपोर्ट हुआ,
वहां से जो इंडिया तक आया वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा है। अगर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट था, अगर मैंने उसको बोला सीआईएफ, बड़ा बड़ा जब आप काम देते हो ना किसी को तो वो बोलते हैं सीआईएफ। सीआईएफ मतलब वो बोल रहे हैं हम इंडिया तक पहुंचा के देंगे आपको, आपके पोर्ट तक गुड्स को पहुंचा देंगे। तो सुनिए, तो वो बोले कॉस्ट वट एवर इज कॉस्ट, एफओबी, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो देखिए एफओबी लेगा, इंश्योरेंस लगाएगा, फ्रेट लगाएगा, टोटल होगा सीआईएफ वैल्यू। सीआईएफ वैल्यू मतलब जब इंडिया के पोर्ट में गुड्स हिट कर गए वहां तक का खर्चा किसका है? सेलर का। सेलर का। एफओबी होता है उसके पोर्ट तक। मैंने बोला मेरे इंडिया तक पहुंचा के देना, तो उसको बोलते हैं सीआईएफ। सीआईएफ इंडिया, मैं उसको बोलूंगा सीआईएफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब वो बोलेगा ठीक है मैं इंडिया के पोर्ट तक आपको गुड्स पहुंचा दूंगा। तो सर पहले होगा एफओबी, एफओबी, उसके बाद होगा इंश्योरेंस, उसके बाद होगा फ्रेट। आप ऐड कीजिए आपको मिलेगा सीआईएफ, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। चले आगे। अब सुनिए, गुड्स इंडिया हिट हो गए। एक बात बोलूं आपको, जैसे ही गुड इंडिया हिट हुए इंपोर्ट हो गया। सुनिए इंपोर्ट हो गया। अब बाबा आपको सीआईएफ तक जो भी लगा है, मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उस अमाउंट पे कस्टम ड्यूटी देना है। तो सर मेरे को एक बात बताइए, जब मैं आपको बोलूं कि सर किस पे मेरे को कस्टम ड्यूटी देना है, आपको हमेशा याद रखना है सीआईएफ पे आपको कस्टम ड्यूटी देना है। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स फॉर द एक्सपेंसेस टिल द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। फ्रेट इंश्योरेंस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। पोस्ट इंपोर्टेशन अनलोडिंग एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब क्या होता है? इंडिया। याद रखिएगा, कस्टम क्लियरेंस, पेमेंट ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा टू बी बोर्न बाय बायर। वो बोल रहा है मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगा एक बार शिप यहां हिट किया, शिप यहां हिट किया, खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। अब आप देखिए आपको क्या करना है, अनलोडिंग करवाइए, क्लियर करवाइए, कस्टम का चार्जेस दीजिए, सब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चले आगे। चलिए, एक सीएफआर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, टोटल बकवास है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएफआर में सेलर विल लोड द गुड्स एंड ऑल्सो पे फ्रेट टिल डिलीवरी पोर्ट बट सेलर विल नॉट बी योर इंश्योरेंस। ये एक सीएफआर होता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इसका। नेक्स्ट, अब सुनिए, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने बोला एक होता है प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, एक होता है प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन जहां से गुड्स आ रहे हैं, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इंडिया, राइट? इंडिया का पोर्ट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है। सर एक्स फैक्ट्री क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर फ्री अलोंग साइड क्या होता है? गुड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट, फिर यहां से जो फ्रेट लगा, लोकल इंश्योरेंस लगा, लोडिंग अनलोडिंग लगा, तो पोर्ट के चार्जेस लगे, तो यहां तक जब गुड्स पहुंच गए शिप के बाजू तक, तब उसको हम क्या बोलते हैं? FAS, फ्री अलोंग साइड। सर अब यहां से लोड होने हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी देना है, उसको हम बोलते हैं FOB। FOB मतलब FAS प्लस अनलोडिंग प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी। FOB आ गया, अब इंडिया लेके जाना है, इंडिया लेके जाओगे, इंश्योरेंस और फ्रेट दोगे, तो सर उसको CIF बोलेंगे। और जैसे ही इंडिया हिट हुआ, पोर्ट इंडिया हिट हुआ, टच हो गया ना, कस्टम ड्यूटी उसी वैल्यू पे लगेगा। देखिए एक भी रुपया इसके बाद अनलोडिंग, इंडिया में जो खर्चा हुआ वो ऐड नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही शिप हिट हो गया, इंपोर्ट हो चुका है। अब सुनिए मेरा बात, उसके बाद का एक भी खर्चा आप इंक्लूड नहीं करोगे। एक बार शिप इंडिया पोर्ट को हिट कर दिया, अप टू द पोर्ट लेना है, एट द पोर्ट के खर्चे नहीं लेने हैं। क्या बोला मैंने? अप टू द पोर्ट का जो भी खर्चा है, अप टू, यहां हिट हो गया ना, टच हो गया ना, बस खत्म। अब एक बात बोलूं मैं आपको, मैं क्वेश्चन पूछूं, समझ लीजिए ये बड़ा एक शिप था, ये आया, मैंने क्या किया, छोटे छोटे बोट्स यूज किए, यहां से अनलोडिंग हुआ, ठीक है, ये बोट का कुछ चार्जेस लगा, बोट का चार्जेस, और अब ये गुड्स आए, इंडियन पोर्ट हिट किए। तो एक बात बताइए, ये जो अनलोडिंग हुआ, ये जो बोट का खर्चा था, ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि अप टू द पोर्ट हिट होने से पहले जो भी खर्चे थे सारे इंक्लूड होंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया? सर ये पोर्ट हिट होने तक जितने खर्चे हैं सारे इंक्लूड करोगे, पोर्ट हिट हो गया उसके बाद ₹1 भी इंक्लूड नहीं करोगे। तो अब मैं आपको पूछूं, क्या हुआ? पोर्ट पे अनलोडिंग चार्जेस है, पोर्ट पे समझ लीजिए यहां पे अनलोडिंग चार्ज है, इंक्लूड करोगे क्या? यहां से गुड्स अनलोड हो रहे हैं, करोगे क्या?
नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही गुड्स हिट हो गए यहां पे इंपोर्ट हो चुका है, सर ये अनलोडिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं होगा। सर यहां पे पोर्ट में कुछ पोर्ट चार्जेस थे, नहीं करोगे। सर पोर्ट से क्या हुआ, लोड हुआ, नहीं करोगे। पोर्ट ड्यूज इंक्लूड नहीं करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूड नहीं करोगे। सर सुनिए ना, यहां से मैं अपने फैक्ट्री लेके जा रहा था, जो भी खर्चा इंक्लूड नहीं करोगे। सुनिए, एक और होता है आईसीडी, एक होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इसका मतलब आप समझ लीजिए, आईसीडी एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन। आर वी क्लियर एवरीवन? मैं आपको बता देता हूं आईसीडी का मतलब क्या होता है और कंटेनर फ्रेट स्टेशन का मतलब क्या होता है। उसके लिए हम जाएंगे Q&A मटेरियल चैप्टर नंबर 1 में। Q&A मटेरियल का चैप्टर नंबर 1 में मैं जा रहा हूं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको। ये रहा आईसीडी एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन। सर क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि एग्जाम में कभी कोई 3 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं और आपको आना भी जरूरी है। एक आईसीडी क्या होता है? आईसीडी इज डीम्ड एज ए पोर्ट टू विच गुड्स आर ट्रांसशिप्ड मतलब नाव से दूसरे ट्रक में डाला और फिर गुड्स गए। आर वी क्लियर? तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं, आपको पहले मीनिंग बता देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये इंडिया है, इंडिया में मुंबई पोर्ट पे क्या हुआ, गुड्स आए। अब क्या होता है, आप हो दिल्ली में, ये है दिल्ली, तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, दिल्ली में गवर्नमेंट एक आईसीडी बना देगा, इनलैंड कंटेनर डिपोट। बोलेगा एक काम कीजिए, जब आपके गुड्स इंडिया में आ जाएंगे ना यहां पे, ठीक है, ये गुड्स को हम ट्रेन में डालेंगे और गुड्स को यहां ले आएंगे और आपके गुड्स यहां पहुंच जाएंगे। एक आईसीडी क्या होता है? आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपोट, इज ए ड्राई पोर्ट। मतलब आजू बाजू सिर्फ सी नहीं है, लेकिन पोर्ट ही है, लेकिन सी इज मिसिंग। यहां पे क्या है, सी है ना, लेकिन यहां पे इट्स ए पोर्ट बट सी इज मिसिंग। क्या होगा, यहां से कंटेनर आएंगे, यहां पहुंचा दिए जाएंगे। आप जाइए दिल्ली आईसीडी में, जाइए सामान लीजिए और घर आ जाइए। आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, दिल्ली आईसीडी में जाइए, सामान दीजिए, ये यहां से यहां पहुंचाएंगे और यहां से यहां भेज देंगे। आपको सारी फॉर्मेलिटी कहां करनी है? दिल्ली पोर्ट पे ही करना है। दिल्ली पोर्ट मतलब कस्टम पोर्ट। द ओनली थिंग इज सी इज मिसिंग। ये अलग इंडिपेंडेंट पोर्ट है बाबा। आर वी क्लियर? अब सुनिए, इंडिया हिट हो गया, आपके गुड्स यहां से गुड्स यहां जाते हैं, वो चार्जेस इंक्लूड होंगे क्या? क्योंकि आप तो क्लियर यहां करोगे। आप जब गुड्स यहां क्लियर कर रहे हो, सर प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मैंने बोला इंडिया हिट हो गया यहां पे, इसके बाद के चार्जेस इंक्लूड नहीं करोगे। तो सर क्या होता है ना, यहां से गुड्स यहां ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसका चार्जेस लिया जाता है आपसे, क्योंकि आप दिल्ली में क्लियर करोगे। तो दिल्ली पोर्ट पे जब आप जाओगे, उसको हम बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपोट, आईसीडी। जब आप आईसीडी दिल्ली में जाओगे, तो आईसीडी दिल्ली से आप गुड्स भेज भी सकते हो और रिसीव करने भी जा सकते हो। तो जब आप यहां गुड्स लेने गए, तो सर ये जो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन था, लगेगा नहीं लगेगा? चार्जेस लगेगा? वो नहीं लगे, वो चार्जेस तो लगेगा, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। वैल्यूएशन के लिए उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वही मैंने आपको चार्ट में बोला है कि यहां से गुड्स क्या होगा, आईसीडी चले जाएंगे। आर वी क्लियर? तो उस, या फिर कोई भी ट्रांजिट खर्चा है, कोई भी ट्रांसशिपमेंट खर्चा है, तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों सर? क्योंकि एक बार इंडिया गुड्स हिट हो चुके हैं। नेक्स्ट सुनिए सर, उसके बाद क्या हुआ, सीएफएस। सुनिए, ये है इंडिया का पोर्ट, ये मुंबई पोर्ट है, मुंबई कस्टम पोर्ट, ठीक है, ये है मुंबई कस्टम पोर्ट। एक बार क्या हुआ, गुड्स यहां लैंड हो गए, गुड्स आ गए यहां पे। अब हाँ, तो गुड्स आ गए आपके मुंबई कस्टम पोर्ट तक। अब यहां गुड्स है। अब बाबा पोर्ट क्या होता है ना, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है पोर्ट पे, तो पोर्ट क्या करता है ना, एक छोटा सा जगह यहां पे रेंट पे ले लेता है, इसको बोलते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन। अब आप पोर्ट नहीं जाओगे, आपके गुड्स क्या होते हैं, यहां से यहां फ्रेट स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे भेज दिए जाते हैं। यहां पे कंटेनर सारे रखे जाते हैं। आप जाइए कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे और सर गुड्स लेके घर चले जाइए। कंटेनर फ्रेट स्टेशन इज जस्ट एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द मेन पोर्ट, क्योंकि मेन पोर्ट कंजेस्टेड नहीं हो जाए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, आप देखोगे एयरपोर्ट के बाजू में बड़े बड़े गोडाउन्स है, पोर्ट वगैरह के बाजू में बड़े बड़े गोडाउन्स है। अरे वो गोडाउन नहीं है, उसको कंटेनर फ्रेट स्टेशन बोलते हैं। वहां पे सारे कंटेनर रख दिए जाते हैं, आप जाइए अपना कंटेनर वहां से लीजिए और आ जाइए। आर वी क्लियर? सर ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला ये दिल्ली पोर्ट जो था, वो एक इंडिपेंडेंट पोर्ट ही था, वो कोई इसका एक्सटेंशन नहीं था। लेकिन यहां क्या है, यहां मुंबई कस्टम पोर्ट जाने की जगह आप जाइए
कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अपना सामान लीजिए आ जाइए। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन एक एक्सटेंडेड आर्म है ऑफ द मेन पोर्ट। अब एक बात बताइए, मेन पोर्ट से क्या सर पे लग के लेके जाएंगे? तो सर वो क्या करते हैं, यहां से ट्रक में भेज देते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो जब कंटेनर फ्रेट स्टेशन भेजते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए उसको इंक्लूड करोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं करोगे? देखिए बाबा, पोर्ट में हिट हो गया, उसके बाद का खर्चा हम लेंगे ही नहीं। चले आगे, उसके पहले का खर्चा सारा लेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब मैं एक बार Q&A मटेरियल से पढ़ा देता हूं। आईसीडी इज डीम्ड एज ए पोर्ट। समुंदर नहीं है लेकिन उसको पोर्ट मान लिया जाता है। टू विच गुड्स आर ट्रांसशिप। ट्रांसशिप मतलब क्या होता है, एक बार शिप में आते हैं फिर दूसरे व्हीकल में डालते हैं। जब व्हीकल चेंज होता था उसको बोलते हैं ट्रांसशिप। नेक्स्ट, एंड देयरबाय क्लियरेंस ऑफ गुड्स इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर फैसिलिटेटेड। बैंगलोर में भी है, व्हाइट फील्ड में ड्राई पोर्ट है, वो सारे कंटेनर जब मुंबई आ जाते हैं वहां से यहां भेज दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन इज एन एक्सटेंडेड एरिया ऑफ एनी कस्टम स्टेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन। क्योंकि वो मेन एरिया भर जाता है, बोलता है जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ कस्टम स्टेशन एक्सटेंड द एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू डीकंजस्ट मतलब बहुत कंजस्टेड हो गया, उसको डीकंजस्ट करना है। दैट पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन द एक्सटेंडेड एरिया बिकम्स एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन। मतलब ये क्या होता है, अगर कोई ड्राई पोर्ट है तो ये अलग ही पोर्ट है, लेकिन ये अगर है एक्सटेंडेड आर्म तो ये मुंबई कस्टम पोर्ट का ही एक्सटेंडेड आर्म है, इसको हम बोलते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन। नेक्स्ट, चलो समझ में आ गया। आईसीडी इज ए पोर्ट इन इटसेल्फ, इट इज नॉट ए पोर्ट इन इटसेल्फ, इट इज जस्ट एन एक्सटेंडेड पार्ट। बाबा एक गोडाउन में काम नहीं होता, दूसरा ले लिया, एक जगह में कंजस्टेड हो रहा था तो दूसरा जगह ले लिया। आर वी क्लियर एवरीवन? अब इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, पेज नंबर 1.2 में है। आर वी क्लियर? समझ में आ गया ना मतलब? चलिए आ जाइए। राइट सर, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन चैप्टर सुनिए। वैल्यू हमेशा क्या होता है, एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, अप टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, एट नहीं, अप टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। सीआईएफ वैल्यू हमेशा हम लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब आप वैल्यूएशन करते हो ना, वैल्यूएशन होता है सेक्शन नंबर 14 में, और वैल्यू इज ऑलवेज द असेबल वैल्यू। वैल्यू मतलब वैल्यू मींस ऑलवेज असेबल वैल्यू, और असेबल वैल्यू पे आप कस्टम ड्यूटी दोगे। अब असेबल वैल्यू या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू भी हो सकता है या टैरिफ वैल्यू भी हो सकता है। टैरिफ वैल्यू क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है, देखिए असेबल वैल्यू कैन बी ट्रांजैक्शन वैल्यू आल्सो और टैरिफ वैल्यू आल्सो। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, जिसमें दो पार्टी के बीच में जितना ट्रांजैक्शन वैल्यू है। टैरिफ वैल्यू क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है आप दुबई से गोल्ड लाए, आप बोल रहे हो 25 लाख, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है हम 25 लाख नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से गोल्ड का वैल्यूएशन 30 लाख में होना चाहिए। गवर्नमेंट टैरिफ वैल्यू फिक्स कर देता है। तो जब गवर्नमेंट ने टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया, उसी वैल्यू पे आपको कस्टम ड्यूटी देना है। तो कुछ आइटम देखिए, गोल्ड सिल्वर वगैरह के केस में गवर्नमेंट क्या करता है, नोटिफाई कर देता है। गवर्नमेंट मतलब सीबीआईसी नोटिफाई कर देता है कि अगर गोल्ड आया इंडिया में, आप बोलिए भले ही 25 लाख में लाया हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं 30, तो 30 पे ड्यूटी देना पड़ेगा। तो सर ऑलवेज रिमेंबर, वैल्यूएशन एसेबल वैल्यू पे आपको ड्यूटी देना है। एसेबल वैल्यू कैन बी टैरिफ वैल्यू व्हिच इज अंडर सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 2। असेबल वैल्यू कैन आल्सो बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर असेबल वैल्यू कैन बी अंडर सेक्शन नंबर 14(1) और 14(2). सर आप लाए आइटम गोल्ड था, 14(2) में वैल्यूएशन होगा। सर आप लाए आइटम सिल्वर था, टैरिफ वैल्यू ही लगेगा, गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई कर दिया है। सिंपल है। अगर एग्जाम में टैरिफ वैल्यू दे दिया तो सीएफ कैलकुलेशन मत करना, डायरेक्ट टैरिफ वैल्यू पे ड्यूटी लगा देना। चलिए बाबा, चलिए सर। उसके बाद होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। अरे सर ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हमने जीएसटी में पढ़ा था। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। चलिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स, दैट इज टोटल अमाउंट मेड और टोटल पेमेंट मेड और टू बी मेड। मैंने एक दुबई के आदमी से ये बॉटल्स खरीदे, उसने मेरे को 1 लाख रुपए में 100 बोतल दिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। ओके, उसने मेरे को ये बोतल 1000 रुपए में दिया, मैं उसको पैसा पे कर दिया। ट्रांजैक्शन कितना, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब टोटल अमाउंट पेड। मैंने उसको कितना दिया, 1000 रुपए, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 1000। या मैंने उसको बोला नेक्स्ट मंथ दूंगा, टू बी पेड कितना है, 1000, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1000 हो गया। याद रखिएगा हमेशा, प्राइस एक्चुअली पेड
or payable for the goods, that is the total amount, total payment made or to be made. कोई डाउट है? ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब आप उसको कितना दिए या कितना देने वाले हो, उस पे कस्टम ड्यूटी लगेगा. नेक्स्ट, when प्लस when sold for export to India. क्या हुआ? ये बोतल मैंने दुबई वाले पर्सन को बोला आप ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए. ऑस्ट्रेलिया का क्या वैल्यूएशन इंडिया में लगेगा? नहीं, इट शुड बी फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया. जब उसने इंडिया में भेजा तब उसने 1000 रुपए में भेजा, वो लोगे आप. तो बोल रहा है व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया. एंड सर याद रखिएगा सेल होना चाहिए. समझ लीजिए आपके दुबई वाले फ्रेंड ने आपको गिफ्ट में दे दिया 0 रुपीज, प्राइस पेड इज पेएबल और पेड इज 0. नहीं होगा. बोल रहा है जब सेल हुआ तो वही वैल्यू लेंगे हम. सर अगर सेल नहीं किया वैल्यूएशन रूल लगाइए. It should be sold to you. When sold, he has sold to you. He has not gifted you. And for export to India, उसने इंडिया में भेजा है 1000 रुपए में, तो 1000 रुपया लगेगा. समझ लीजिए उसने सेल किया दुबई में. एक यूएस के पर्सन ने ये बोतल दुबई में 800 में बेचा है. क्या 800 लोगे? अरे सर, इंडिया प्राइस पेड और पेएबल फॉर द गुड्स, दैट इज व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया. Can I go ahead everyone? सर उसने कहां बेचा था? इंडिया में बेचा था. फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब इंडिया में सीआईएफ वैल्यू लेना बाबा. सीआईएफ वैल्यू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे जो वैल्यू है वो लेना है. सीआईएफ वैल्यू लेना है आपको, एफओबी नहीं लेना है. ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सीआईएफ वैल्यू, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे जो वैल्यू है. सर सुन लीजिए, पहले प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, सोल्ड होना चाहिए. थर्डली सर द प्राइस एट द प्राइस फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. डिलीवरी कहां दे रहा है? प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे, मतलब वो सीआईएफ चार्ज कर रहा है तो सीआईएफ वैल्यू पे लगेगा. फॉर डिलीवरी एट द for delivery at the time and place of importation. वो कहां डिलीवरी दे रहा है? इंडियन पोर्ट पे. तब जो वैल्यू होता है वो वैल्यू पे लगेगा. क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू है. सर बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड. मैं और वो रिलेटेड नहीं है. 1000 रुपए का चीज बोलूंगा 100 में भेज दे, 100 में ड्यूटी दे देंगे. नहीं. थर्ड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल. उसने मेरे को ये बोतल बेचा, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरे को बोतल भेजा और मैंने उसको समझ लीजिए रिमोट बेच दिए, तो बार्टर हो जाएगा. बार्टर होगा तो वैल्यूएशन रूल आ जाएगा. याद रखिएगा प्राइस हैज टू बी द सोल कंसिडरेशन. तो सर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, आप जब वैल्यूएशन कर रहे हो, अगर आपके आइटम पे टैरिफ वैल्यू एप्लीकेबल तो टैरिफ वैल्यू, अगर टैरिफ वैल्यू एप्लीकेबल है तो ऑफिसर ने बोला है सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 लगाइए, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द असेबल वैल्यू. असेबल वैल्यू या तो टैरिफ वैल्यू होगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा. ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? प्राइस पेड और पेएबल व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय हिम फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया सर, एंड फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक उसने डिलीवरी दिया है. अगर उसने नहीं दिया तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एट द प्लेस, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या खर्चा आ रहा है. सर बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है और उसने मेरे से सिर्फ पैसे लिए हैं, उसने मेरे से कुछ भी कंसिडरेशन, बार्टर नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ है. कैन आई गो अहेड एवरीवन? तो जो मैंने पैसे दिए वही वैल्यू होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू. तो सुन लीजिए, मैंने एक पर्सन से ये बोतल मंगवाए, मैंने उसको दिए 1000 रुपीज. ठीक है. अब गवर्नमेंट बोलता है रूल नंबर 11, फर्स्ट स्टेप आएगा रूल नंबर 11, वो बोलेगा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. डिक्लेरेशन बाय इंपोर्टर और हिज एजेंट. मैंने इंपोर्ट किया है, मेरे को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के पास कि सर डिस्क्लोजिंग फुल एंड एक्यूरेट वैल्यू. कितने में खरीदा मैंने? 1000 में, तो मेरे को 1000 रुपए डिक्लेयर करने पड़ेंगे. ठीक है. समझ लीजिए, मैंने एक्चुअली तो खरीदा था 50,000 में, मैंने डिक्लेयर किया 1000 ताकि मेरा ड्यूटी लगे 1000 पे. पीओ को अगर डाउट हो गया, पीओ रूल नंबर 12 आ जाएगा. If PO has doubt as to the truth and accuracy of the transaction value declared, आपने 1000 डिक्लेयर किया है, एक्चुअली इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 है, आपने झूठ बोला. अगर पीओ का ऐसा डाउट हो गया तो सर ही विल आस्क द इंपोर्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, एंड आफ्टर रिसीविंग इफ और नो रिस्पॉन्स, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पीओ स्टिल हैज डाउट,
उसने चेक किया, उसको फिर भी डाउट है कि आप 1000 रुपए झूठ बोल रहे हो, ही मे रिजेक्ट सच ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, अगर इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा तो उसको इंटीमेट करेगा ग्राउंड फॉर रिजेक्शन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो सर क्या बोलेगा, आपने 1000 बोला है, झूठ बोल रहे हो, रिजेक्ट कर रहा हूं मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। मैं बोलूंगा बेटा मेरे को रीजन बता, मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे। तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को रीजन बताइए, मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए, तो वो आपको देगा। आर वी क्लियर? उसके बाद क्या करेगा पता है, रीअसेसमेंट कर देगा। रीअसेसमेंट कैसे करेगा, वैल्यूएशन रूल्स लगाएगा। सिंपल है। सर अभी तक आपने क्या पढ़ाया? मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैं बोला आपके गुड्स इंडिया आए, आप पहले उसका वैल्यू दोगे, वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी देना है। कस्टम ड्यूटी कितना देना है वो क्लासिफिकेशन चैप्टर में सीख लिया। वैल्यू, सर क्या वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी देना है? ये वैल्यू मतलब होता है एसेबल वैल्यू। मेरे को ड्यूटी देना है एसेबल वैल्यू पे, मतलब ड्यूटी असेस करना है। सर या तो गवर्नमेंट ने असेस करके बता दिया टैरिफ वैल्यू पे दे दो, अगर गवर्नमेंट ने नहीं बताया तो मैं दूंगा एसेबल वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? प्राइस पेड और पेएबल व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय हिम टू इंडिया एंड सर द प्राइस फॉर द डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे जो वैल्यू है वो लेना है आपको। Buyer or seller are not related, and sir what I have done is only paid him money, I have not given him watch or any other thing, barter नहीं हुआ है सर। ठीक है, अब समझ लीजिए अगर आपने ये सब हो गया है तो सर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू समझ लीजिए, आप बोल रहे हो 1000 है, आप पीओ को डिक्लेरेशन दीजिए कि सर मैंने ये इंपोर्ट 1000 में किया। समझ लीजिए मैंने आईफोन मंगाए और मैंने बोला उसको कि पीओ मैंने सिर्फ 1000 रुपए मंगाए। पीओ क्या बोलेगा, ठीक है डिक्लेरेशन फाइल कर। मैं डिक्लेरेशन जैसे ही फाइल करूंगा ना, पीओ बोलेगा रमेश हो ही नहीं सकता 1000 रुपए में ये फोन आ जाए, आई एम रिजेक्टिंग। पीओ रिजेक्ट करने लगेगा, आप बोलिए मेरे को रीजन दीजिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए, उसके बाद रिजेक्ट कर दीजिए। पीओ अगर रिजेक्ट किया तो रीअसेसमेंट करेगा आप, क्योंकि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन करके, आपने गलत अमाउंट पे किया तो पीओ रीअसेसमेंट कर सकता है। याद आ रहा है सर? गुड्स आए थे, मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था, पे किया, उसके बाद कस्टम्स में गया। पीओ को अगर डाउट नहीं है तो क्लियरेंस ऑर्डर देगा, अगर डाउट है तो रीअसेसमेंट होगा। आर वी क्लियर? सो सर रीअसेसमेंट होगा मतलब वो वैल्यूएशन रूल लगाएगा और करेक्ट असेसमेंट करेगा और बोलेगा आप ड्यूटी डिफरेंशियल पे कर, फिर गुड्स देगा। तो चलिए सर समझ लीजिए मैंने आईफोन मंगाए, ठीक है आईफोन मंगाए और सर मैंने क्या किया 50,000 रुपए में मंगाया था, ठीक है। रूल नंबर 11 में 50,000 का डिक्लेरेशन दिया, पीओ को डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड भी है कि हाँ भाई सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। अब आगे क्या होगा, अब 4 कंडीशन आती हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ती हैं। रूल 3 सब रूल 2, रूल 3 सब रूल 2 में 4 कंडीशन आती हैं, वो आपको फुलफिल करनी है। सुनिए सर अगर आपने ये 4 कंडीशन फुलफिल कर दिए ना, यस, तो जो आपने एसेबल वैल्यू विल बी योर ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज सीआईएफ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ये 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। सर ये 4 कंडीशन क्या है देख लीजिए, मैंने यहां लिखा है 4 कंडीशन। 4 कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया तो सर कोई टेंशन नहीं है। चलिए नो रेस्ट्रिक्शन, 4 कंडीशन क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन एज टू डिस्पोजिशन और यूज ऑफ द गुड्स बाय द बायर। मतलब सर जो सेलर था ना उसने मेरे को बोला कि रमेश ये कैलकुलेटर्स मैं आपको बेच रहा हूं इंडिया में, लेकिन ये कैलकुलेटर्स को सिर्फ आप एनजीओ हो, मैं बोल रहा हूं मैं एनजीओ हूं, मैं बोल रहा हूं सर मैं कैलकुलेटर मंगा तो रहा हूं उससे, लेकिन हम लोग गरीब बच्चों को देंगे, थोड़ा सस्ता में दीजिए। तो उसने आप पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि रमेश ये कैलकुलेटर आप सिर्फ गरीब बच्चों को दोगे, इसलिए हम आपको सिर्फ 10 रुपए में दे रहे हैं। 100 रुपए का कैलकुलेटर कितना, 10 रुपए में। मैं जब कस्टम्स के पास जाऊंगा ना, कस्टम बोलेगा कि रमेश रेस्ट्रिक्शन है क्या, मैं बोला हाँ रेस्ट्रिक्शन है, मैं सिर्फ गरीब लोगों को बेच सकता हूं, इसलिए 100 रुपए का कैलकुलेटर मेरे को 10 रुपए में मिला है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है टू डिस्पोजिशन तो मतलब बेसिकली उसने कुछ प्राइस तो कम करके दिया आपको। और यूज ऑफ द गुड्स, मेरे को क्या यूज करना है इसका, ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो सर उसने मेरे को क्या किया, $100 की जगह क्या चार्ज किया होगा, 10, 20, $50 चार्ज किया होगा, क्योंकि उसने रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया। अगर उसने रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, ऑफिसर बोलेगा डेफिनेटली प्राइस इंपैक्टेड है। रमेश मैं कैसे जानूं कि तू क्लियर करने के बाद एक्चुअली इसको क्या करेगा, तो पीओ वैल्यूएशन रूल लगा देगा। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, नो सर द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, तो आ जाइए वैल्यूएशन रूल लग जाएगा। क्लियर है?
सर पहला बात, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो पीओ जानता है कि वैल्यू इंपैक्टेड होगा। नेक्स्ट, लेकिन पता है गोपाल कंडीशन हो तो कोई बात नहीं, गोपाल कंडीशन अलाउड है जी। मतलब सर देखिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर रेस्ट्रिक्शन किया गया है बाय लॉ, फॉर एन एग्जांपल उसने जब आपको ये बेचा, सिगरेट के पैकेट बेचे, समझ लीजिए ये एक सिगरेट का पैकेट है, उसने बेचा तो बोला एक काम कीजिएगा, इसके ऊपर स्टिकर लगाइएगा, वो कैंसर वाला जो स्टिकर होता है ना वो लगाना पड़ेगा। तो उसने जो रेस्ट्रिक्शन दिया आपको वो बेसिकली बाय लॉ है। तो उसने आपको जब बेचा यूएस से सिगरेट, तो उसने बोला रमेश डब्बे के ऊपर वो कैंसर वाला स्टिकर लगाना जो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है। तो अगर रेस्ट्रिक्शन लॉ वाला है तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, पब्लिक अथॉरिटीज और पब्लिक अथॉरिटीज मतलब लॉ या पब्लिक अथॉरिटीज, बेसिकली आपका जो लोकल गवर्नमेंट है उनका कोई रेस्ट्रिक्शन है तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट सर, ज्योग्राफिकल एरिया, उसने मेरे को बेचा और बोला रमेश साउथ इंडिया छोड़ के कहीं नहीं बेचेगा तू ये सिगरेट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया के लिए मेरा अलग सेलर है। तो अगर आप बेच रहे हो तो रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है मेरे को कि साउथ इंडिया में बेचेगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन के कारण आपका प्राइस इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। सर देखिए, उसने मेरे को बोला सिगरेट का स्टिकर लगा, सिगरेट के ऊपर कैंसर वाला स्टिकर लगाना, तो रेस्ट्रिक्शन बाय लॉ है, कोई इश्यू नहीं है। सर इस केस में वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगा बेसिकली। सर अगर उसने बोला सिर्फ साउथ इंडिया में बेचना, ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन दिया, तो कोई इश्यू है? कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कारण कोई प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया के लिए उसका दूसरा सेलर होगा। नेक्स्ट, और अदर रेस्ट्रिक्शन नॉट इंपैक्टिंग वैल्यू, अगर कोई और रेस्ट्रिक्शन है विच इज नॉट इंपैक्टिंग द वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट इंपैक्टिंग द वैल्यू? उसने मेरे को आईफोन्स भेजे और बोले रमेश इसको तू 1 जनवरी से पहले डिस्प्ले नहीं कर सकता, ये जनवरी 2022 का मॉडल है, तो ये रेस्ट्रिक्शन मेरे को दिया है, तो दिस रेस्ट्रिक्शन इज नॉट इंपैक्टिंग द वैल्यू। इसने मेरे को क्या बोला, नए साल से ये आईफोन को बेचना स्टार्ट करना है, रेस्ट्रिक्शन से रेट नहीं गिर रहा है, तो उसके कारण गवर्नमेंट बोल रहा है अगर रेट नहीं गिर रहा है तो आप सही कस्टम ड्यूटी दोगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही गिर रहा है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वो रूल्स लगा के नया ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करेगा, बोलेगा रमेश तू तो क्लियर करके ले जाएगा, अब तू इसको किस काम के लिए यूज करता है मेरे को क्या पता। चलें आगे, तो गोपाल कंडीशन अगर है, जी फॉर ज्योग्राफिकल कंडीशन, सर अगर ज्योग्राफिकल एरिया वाला कंडीशन है, एनी अदर रेस्ट्रिक्शन है, पी फॉर पब्लिक अथॉरिटी का रेस्ट्रिक्शन है, ए फॉर ए अरे कहां गया, 1 मिनट, हाँ पी ए पब्लिक अथॉरिटी एंड एल फॉर लॉ का कोई रेस्ट्रिक्शन है। गोपाल कंडीशन अगर है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में याद रखिएगा रेस्ट्रिक्शन है तो वैल्यूएशन रूल लग जाएगा। लेकिन अगर गोपाल वाली रेस्ट्रिक्शन है, जी फॉर ज्योग्राफिकल एरिया, ए फॉर ओ फॉर अदर रेस्ट्रिक्शन विच आर नॉट इंपैक्टिंग द वैल्यू, पी ए पब्लिक अथॉरिटीज एंड एल फॉर लीगल, लॉ वाला रेस्ट्रिक्शन अगर है, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी का रेस्ट्रिक्शन है तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, वो अगर रेस्ट्रिक्शन है तो उसके कारण कोई प्राइस इंपैक्ट होता ही नहीं है, सर कोई इश्यू नहीं है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द अस्टेबल वैल्यू, समझ गए। चले आगे, सर सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू ए कंडीशन फॉर विच वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर कोई भी कंडीशन है सेल में, सेल शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन फॉर विच वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब उसने मेरे को बोला रमेश मैं आईफोन बेचूंगा आपको, तो साथ में एक कैलकुलेटर भी लेना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या कंडीशन है ये। इसमें क्या होगा, बेसिकली ये मेरे को बोलेगा रमेश, फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल थोड़ा इजी करता हूं। इसने मेरे को बोला रमेश मैं आपको टीवी बेचूंगा, और टीवी के साथ, टीवी का, ये बड़ा आदमी था, इसने मेरे को बोला रमेश टीवी के साथ स्टेबलाइजर भी लेना पड़ेगा। कंडीशन क्या था, टीवी और स्टेबलाइजर दोनों दूंगा। तो टीवी समझ लीजिए 10 लाख रुपए का खरीदा मैंने, स्टेबलाइजर सिर्फ 1 लाख रुपए का दिया उसने साथ में। तो सर टीवी पे लगता है 18% ड्यूटी, तो मेरे को 1,80,000 रुपए ड्यूटी देना पड़ेगा। स्टेबलाइजर पे लगता है 5% ड्यूटी, तो मेरे को 5,000 रुपए देना पड़ेगा। 1,85,000 रुपीज ड्यूटी देना पड़ेगा मेरे को डिपार्टमेंट को। मैंने इसको बोला बेटा एक काम कर, तू मेरे को बेच, लेकिन मैं तेरे को कितना रुपए देना है, 10 लाख टीवी, 1 लाख स्टेबलाइजर, 11 लाख रुपीज देना है ना। तो एक काम करना,
तू ये प्राइस इंटरचेंज कर दे। तू टीवी का प्राइस लगा दे 1 लाख रुपए, स्टेबलाइजर का लगा दे 10 लाख। अगर तू ऐसा करेगा तो 1 लाख पे 18% मतलब 18,000 और 10 लाख पे 5% मतलब 5,000, 50,000। तो मेरे को सिर्फ 68,000 का ड्यूटी देना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को कितना ड्यूटी लग रहा है? 185। तो सर अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहां पे वो बोल रहा है टीवी दूंगा तो स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, मैं ये दूंगा तो तू ये बेचेगा, तो वो सब कंडीशन अगर है तो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑफिसर बोलेगा मैं जानता हूं तुम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, मैं वैल्यूएशन रूल लगाऊंगा और वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। आर वी क्लियर एवरीवन? वैल्यूएशन रूल क्या बोलता है पता है? ये जो टीवी आया था, ऐसा सिमिलर टीवी अगर किसी और ने मंगाया है, उसने कितना वैल्यू डिक्लेयर किया वो ले लो। समझ में आया नहीं आया? तो सर अगर कोई कंडीशन है, पहला तो अनरेस्ट्रिक्टेड सेल होना चाहिए, सेकेंडली कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल सेल होना चाहिए, थर्डली सर उसने मेरे को क्या किया ना, उसने मेरे को टीवी बेचा, एक पर्सन ने मेरे को टीवी बेचा। मैंने बोला ये टीवी कोई नहीं लेगा बाबा, मेरे को नहीं चाहिए। इसने बोला देख 1 लाख रुपए का टीवी है, मैं सिर्फ 10,000 रुपीज में दे रहा हूं। कितने में? 10,000 में। इंडिया में तू जब इसको सेल करेगा ना, तू अगर इसको सेल किया समझ ले 80,000 रुपीज में, तो इसका 50% मेरे को दे देना। सब्सिक्वेंटली जो सेल प्रोसीड्स होगा वो मेरे को दे देना। तो ये अभी तो 10,000 ही दे रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 है, क्लियर करा लेंगे 10,000 में, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, 80,000 में बेचेंगे। 80,000 में बेचेगा, उससे 40,000 और देगा, तो एक्चुअली अभी 10 गया, 40,000 बाद में जाने वाला है। ऑफिसर बोलेगा प्राइस पेड कितना है? 10,000 है। पेएबल कितना है अभी तो मालूम नहीं है, जब क्लियर कर रहा है गुड्स मालूम है क्या? तो ऑफिसर तो क्लियरिंग की टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लेता है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे को, आप बोलोगे मेरे को नहीं पता, मैं उसको फ्यूचर में कितना दूंगा, मैं तो सेल करूंगा उसके बाद दूंगा। तो ऑफिसर बोलेगा कोई बात नहीं, आज ड्यूटी वैल्यूएशन रूल लगा के फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर मेरे को तो नहीं पता ना मैं फ्यूचर में कितना बेचूंगा, क्योंकि जितना मैं बेचूंगा उसका 50% दूंगा। तो अगर आप एसेटेन नहीं कर पा रहे हो तो सर ऑफिसर क्या 10,000 पे ड्यूटी लेगा? प्राइस पेड टुडे 10,000। अरे पेएबल कितना है, अगर पेएबल जानते हो तो ऐड करो, 50,000 पे ड्यूटी दो। अगर पेएबल नहीं जानते तो वैल्यूएशन रूल लगा के ऑफिसर वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा। तो देखिए यहां पे अगर देखिए सीआईएफ में अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड ऐड कर लीजिए और उस वैल्यू पे ड्यूटी दीजिए। अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड अक्रूइंग टू द बायर टू द सेलर, बायर क्या कर रहा है, 40,000 रुपए बाद में देगा, जो सेल प्रोसीड होगा उस पे कोई परसेंटेज देगा, फॉर विच एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड। क्योंकि अगर एडजस्टमेंट किया जा सकता है तो आज ही बोलोगे ऐड करो और आज 50,000 पे ड्यूटी दो, लेकिन सर मेरे को मालूम ही नहीं है मैं फ्यूचर में कितने में बेचूंगा, तो सर कैसे करूं? तो ऑफिसर बोलेगा कंडीशन ऑफ 3(2) नॉट सेटिस्फाइड। सर आ जाइए वैल्यूएशन रूल में, ऐसा गुड्स अगर कोई और लाया है वो कितने में लाया है वो वैल्यू लगाएंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो डेफिनेटली प्राइस इन्फ्लुएंस्ड है, तो उस केस में बोलेगा वैल्यूएशन रूल लगाएंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने आपको बोला सर सुनिए, मैंने आपको बोला वैल्यूएशन। सर वैल्यू क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा वैल्यू होता है एसेबल वैल्यू। एसेबल वैल्यू है तो टैरिफ वैल्यू होगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। टैरिफ वैल्यू मतलब जो गवर्नमेंट सीबीआईसी ने डिक्लेयर किया वही लेना है। सर अगर टैरिफ वैल्यू नहीं दिया तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू लीजिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस पेड और पेएबल फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, राइट, फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। इंडिया में डिलीवरी करने के लिए क्या चार्ज लिया है, सीआईएफ वैल्यू लेना है बेसिकली। सर और हम दोनों रिलेटेड नहीं है और मैंने उसको सिर्फ पैसे दिए हैं सर, कुछ बार्टर नहीं हो रहा है। कैन वी गो अहेड एवरीवन? चलिए सर मेरे को एक बात बताइए, अगर प्राइस पेड और पेएबल नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो क्या करोगे? वैल्यूएशन रूल लगाइए। सर अगर सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया नहीं है तो सर वैल्यूएशन रूल लगाइए। सर अगर प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का वैल्यू नहीं है तो सर एफओबी पे ऐड करके सीआईएफ वैल्यू पे आइए। सर अगर बायर और सेलर रिलेटेड है वैल्यूएशन रूल लगा दीजिए। प्राइस इज नॉट द सेल कंसीडरेशन, वैल्यूएशन रूल लगा दीजिए। सिंपल है ना? ठीक है सर सुनिए ना, मैंने जो ये वैल्यू बताया ना ये सही था, ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अब समझ लीजिए 10,000 का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, पीओ को एक डिक्लेरेशन दीजिए। पीओ अगर एक्सेप्ट किया
तो सर कोई इशू नहीं है, आगे बढ़िया। अगर पीओ ने रिजेक्ट कर दिया तो पीओ क्या करेगा, वैल्यूएशन रूल लगा के वैल्यू फाइंड आउट करके उस पर ड्यूटी ले लेगा। सर अगर मैंने जो डिक्लेरेशन दिया पीओ ने एक्सेप्ट भी किया तो सर 4 कंडीशन है फुलफिल करना है। 4 कंडीशन विच आर टोल्ड इन रूल नंबर 3 सब रूल 2। नंबर 1, अनकंडीशनल सेल होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड सेल होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। थर्डली, सर नो सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड शुड गो टू हिम। अगर जा रहा है, अगर मैं एडजस्ट कर पा रहा हूं तो सीआईएफ में ऐड कर लीजिए, अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यूएशन रूल लगेगा। बायर एंड सेलर शुड बी अनरिलेटेड, क्योंकि अगर बायर और सेलर रिलेटेड है तो डेफिनेटली प्राइस इंपैक्टेड है। लेकिन अगर आप ऑफिसर को प्रूफ कर देते हो कि सर देखिए अगर आप आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ढूंढोगे तो वो भी 10,000 रुपए है और मैंने भी 10,000 में लिया अपने रिलेटेड पार्टी से, तो चलेगा। तो सर देखिए रूल नंबर 3 सब रूल 3 बोलता है इवन इफ बायर एंड सेलर आर रिलेटेड, बायर एंड सेलर आर रिलेटेड, ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लिया जाएगा एसेबल वैल्यू। कब? रिलेशनशिप डिड नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। आप प्रूफ कीजिए कि सर देखिए हमारा रिश्ता है लेकिन उसके कारण कोई प्राइस में इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, या आप प्रूफ दिखाइए उसको कि सर जो भी आप मैंने डिक्लेयर किया, मैंने 10,000 बोला है ना, अगर आप रूल नंबर 4, 5, 7, 8 कोई भी वैल्यूएशन रूल लगाओगे ना तो सर वो 10,000 ही आएगा। क्लोजली सेम है, 10,000, 9,800, 9,900 आएगा सर, अप्रोक्सीमेटली सेम है। 10,200 आ जाएगा सर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैंने सेम वैल्यूएशन किया है। तो अगर आप प्रूफ कर देते हो तो वो क्या बोलेगा, ओके ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द असेबल वैल्यू। रूल 3(1) लगाएगा और बोलेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ओनली द असेबल वैल्यू, लेकिन आई विल ऐड समथिंग, आई विल डिडक्ट समथिंग एज पर रूल नंबर 10। बोलिए बाबा क्या समझ में आया अभी तक आपको, बोलिए। सर मैं वैल्यूएशन करने वाला था, सिंपल है, या तो मेरे को टैरिफ वैल्यू लेना है, अगर टैरिफ वैल्यू है, टैरिफ वैल्यू तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू मैं पीओ को डिक्लेयर करूंगा, पीओ एक्सेप्ट कर लिया तो वेरी गुड, पीओ एक्सेप्ट नहीं किया तो वैल्यूएशन रूल लगाएगा। अगर पीओ ने एक्सेप्ट कर लिया तो 4 कंडीशन इस साइड, सर 4 कंडीशन, अनरेस्ट्रिक्टेड सेल, अनकंडीशनल सेल, अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड जा रहा है तो ऐड कीजिए, अगर ऐड नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यूएशन लगेगा। लास्ट, बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड, सर रिलेटेड है फिर भी अगर रिलेशनशिप ने प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं किया है एंड द प्राइस इज क्लोजली अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो सर आप पीओ को प्रूफ कर दीजिए कि सर अगर आप वैल्यूएशन रूल लगाओगे तो भी प्राइस सेम ही आएगा, तो सर आप पीओ बोलेगा ओके जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को एसेबल वैल्यू ले लेंगे, लेकिन पीओ बोलेगा कुछ एडजस्टमेंट कर ले बेटा। आर वी क्लियर? रूल 10 के हिसाब से एडजस्टमेंट कर ले। सुनिए सर अब एक बात बताइए, जीएसटी में तो आपने बोला था स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट रिलेटेड होते हैं, याद है जीएसटी में मैंने बोला था? सुनिए मैंने बोला था SCOPE, स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट रिलेटेड होता है। एस मतलब शेयर्स ग्रेटर देन 25% इन बोथ ऑफ देम। अगर मैं होल्ड कर रहा हूं कोई दो में शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25%, देन सर हम लोग रिलेटेड है। कौन रिलेटेड है? ये दोनों रिलेटेड है। कंट्रोल मतलब एक पार्टी किसी दो को कंट्रोल कर रही है तो ये दोनों रिलेटेड है, ये इसको कर रही है या ये इसको कर रही है तो भी रिलेटेड है, ये दोनों किसी और को कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड है। कौन रिलेटेड है? ये दोनों हमेशा रिलेटेड है। कंट्रोल, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ ईच अदर्स बिजनेस भी रिलेटेड होते हैं, पार्टनर भी रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी रिलेटेड होते हैं। फैमिली मैंने आपको जो वहां पे बताया था वो डेफिनेशन दिया हुआ था, इधर फैमिली का डेफिनेशन नहीं दिया। आप सोचिए फैमिली मतलब सेम फैमिली के मेंबर। नेक्स्ट, सोल एजेंट, फैमिली मतलब फैमिली। सर सोल एजेंट मतलब क्या होता है? एक ही एजेंट आपका अगर होता है तो उसको हम रिलेटेड पार्टी बोलते हैं। ये जीएसटी में डेफिनेशन था। कस्टम में 25% है ना, इसकी जगह सिर्फ 5% कर दिया है। अगर एक पर्सन दो में 5% शेयर होल्ड कर रहा है तो भी ये दोनों रिलेटेड है। जीएसटी में क्या था? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25% था। तो सर जीएसटी में कितना था? शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25%, यहां पे है 5%, दैट्स ऑल। SCO, S मतलब शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5% इन बोथ ऑफ देम, देन these two are related. Then O for C for control, O for officer और
director of each other's business, P for partner, E for employer and employee, family is also related, and sole agent ना related तभी होगा when he is falling in any one of them. अगर सोल एजेंट इनमें पड़ रहा है तो ही रिलेटेड है, अदरवाइज सोल एजेंट इंडिपेंडेंटली रिलेटेड नहीं होता है. समझिए, यूएस के पर्सन है, यूएस का पर्सन का एक ही एजेंट होगा इंडिया में. अगर एक एजेंट है तो क्या रिलेटेड बन गया? तो सर सोल एजेंट रिलेटेड नहीं होते हैं अंडर कस्टम. रिलेटेड होंगे इफ दे आर फॉलिंग ओनली अंडर एनी वन ऑफ दिस क्राइटेरिया. देखिए मैंने यहां लिखा है स्कोप एस क्या होगा यहां पे 5%, फैमिली प्लस सोल एजेंट अगर वो फॉलिंग इन स्कोप प्लस फैमिली है. चलिए बाबा, यहां हमारा रिलेटेड पर्सन भी खत्म होता है. अब सुनिए सर, अगर असेबल वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगर सर समझ लीजिए रेस्ट्रिक्टेड सेल था या सर कोई कंडीशन था, मैं सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड डिटरमाइन नहीं कर पाया, या सर हम दोनों रिलेटेड थे और प्राइस इन्फ्लुएंस था, या सर ऑफिसर को जो मैंने डिक्लेरेशन दिया ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सर क्या होगा? इधर वैल्यूएशन रूल लगेगा. राइट, चलिए हम वैल्यूएशन रूल सीखते हैं फटाफट. रूल नंबर 4 है, फर्स्ट रूल देखिए, एसेबल वैल्यू. सुनिए ना सर मैंने जो ट्रांजैक्शन वैल्यू बताया पीओ को, पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो टैरिफ वैल्यू होता है, या एसेबल वैल्यू क्या होता है? या तो टैरिफ वैल्यू होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? प्राइस पेड और पेएबल व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू इंडिया एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, पार्टीज आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. सर सब कंडीशन मीट हुए, लेकिन मैंने जो पीओ को डिक्लेरेशन दिया पीओ ने रिजेक्ट करके वैल्यूएशन रूल लगा दिया. या सर पीओ ने एक्सेप्ट किया, सो पीओ को डिक्लेरेशन दिया, पीओ ने एक्सेप्ट किया, कोई इशू नहीं हुआ. रूल नंबर 3(2) के कंडीशन में मैं फेल हो गया सर, तो वैल्यूएशन रूल लग गया. तो वैल्यूएशन रूल दो बार लग सकता है बेसिकली, 2-3. सर या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू सही नहीं है आपका, मतलब ये पांचों कंडीशन मीट नहीं कर रहा है, तो वैल्यूएशन रूल लग जाएगा. सर या फिर आपने पीओ को जब बोला तो पीओ ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर सर आप 4 कंडीशन, तीन तरीका मैंने बता दिया, या फिर ये 3(2) के कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वैल्यूएशन नो. अगर यस हो गया रूल 3(2) के कंडीशन तो सर एसेबल वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू या एसेबल वैल्यू हो जाएगा. लेकिन नो सर, वो चारों कंडीशन नहीं मीट हुए, कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुआ, तो सर एनी कंडीशन फेल, यू हैव टू कम हियर वैल्यूएशन रूल. आर वी क्लियर एवरीवन? चलिए सर वैल्यूएशन रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है. टोटल इजी रूल है. सुनिए मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए. ये है, अरे बहुत इजी है, सुनिए. ये है इंडिया, ठीक है. शाहरुख खान गोवा में एक परफॉर्मेंस के लिए गया. शाहरुख खान ने क्या किया? जापान से लुंगीज मंगाए. लुंगीज मालूम है? शाहरुख खान ने जापान से लुंगीज मंगाए, 100 लुंगीज मंगा लिए. अब ये लुंगीज के एग्जांपल को लेके हम समझेंगे. लुंगी डांस करेगा तो बोला लुंगीज चाहिए, तो शाहरुख खान ने लुंगीज मंगाए ये जापान वाले एंटिटी से. एसोसिएट था समझ लीजिए, रिलेटेड निकला, और सर वैल्यूएशन रूल आ गया. ऑफिसर बोला जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वैल्यूएशन रूल लगाएंगे. ऑफिसर बोलेगा हम इस पे पहले लगाएंगे रूल नंबर 4 जो बोलता है आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू लगा देंगे. तो ऑफिसर अब आइडेंटिकल गुड्स ढूंढ रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल गुड्स? देखिए यहां लिखा हुआ है आइडेंटिकल गुड्स मींस सेम इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट माइनर डिफरेंस. कोई माइनर डिफरेंस है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा? देखेगा शाहरुख खान ने जो लुंगी मंगाए हैं सेम लुंगी किसी और ने मंगाए हैं क्या. सर दीज आर लुंगीज, मतलब इट्स ए टाइप ऑफ टॉवल, लंबा टॉवल, ठीक है एवरीवन, फॉर लुंगी डांस. अब सबको याद होगा लुंगी डांस, राइट. सर शाहरुख खान ने लुंगीज मंगाए, शाहरुख खान ने क्या किया? लुंगीज मंगा लिए. ये लुंगी का वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ऑफिसर रूल नंबर 4 लगा के बोल रहा है आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू लगाऊंगा. तो ऑफिसर क्या कर रहा है? ऑफिसर ढूंढ रहा है कि सेम टाइप की लुंगी किसी ने मंगाई है क्या. आइडेंटिकल गुड्स का मतलब क्या होता है पहले मैं बताता हूं. आइडेंटिकल गुड्स मतलब सेम इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट माइनर डिफरेंसेस. कोई अगर माइनर डिफरेंस है तो ठीक है, नहीं तो इट इज ऑलवेज सेम इन ऑल रेस्पेक्ट. नेक्स्ट, प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री. सर आप शाहरुख खान ने जापान में मंगाया, जापान की कंट्री में ही प्रोड्यूस हो रहा है. सर बाय द सेम पर्सन, जिससे मंगवाया उसी से
अगर सर वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे से ले लीजिएगा। तो सर आइडेंटिकल गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस इन द सेम कंट्री बाय द सेम पर्सन। अगर सेम पर्सन नहीं है तो डिफरेंट सही। तो सर वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा कि शाहरुख खान ने जो लुंगी मंगाई है वो समझ लीजिए किसी और ने यहां चेन्नई में मंगाए थे। सर चेन्नई एग्जांपल ले रहा हूं बाबा, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में एक पर्सन ने लुंगी डांस के लिए सेम लुंगी यहां से मंगवाई थी, ठीक है। और इसने जब मंगाई थी ना तो इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो गया था, और इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लुंगी एट ₹1000 एक्सेप्ट हो गया था। तो सर ये बोल रहे हैं काम कीजिए, आइडेंटिकल गुड्स का मतलब क्या होता है? पहला बात तो इंपोर्टेड होना चाहिए। ऑफिसर नहीं बोल सकता है लोकली मेड लुंगी को मैं ले लूंगा आइडेंटिकल। शाहरुख खान ने इंपोर्टेड लुंगी मंगाई है, आप आइडेंटिकल जब ढूंढ रहे हो इंपोर्टेड ढूंढिए। सेकेंडली सर सारे तरीके से सेम होना चाहिए। थर्डली सेम कंट्री सेम प्रोड्यूसर, नहीं तो दूसरा प्रोड्यूसर भी चलेगा, लेकिन सेम कंट्री और सेम होना चाहिए सब कुछ। चलिए तो सर मैंने आपको बता दिया, मैंने लुंगी, मेरी लुंगी, शाहरुख खान की लुंगी का वैल्यूएशन हो रहा है यहां पे। तो सर जापान से जो लुंगीज आई थी, कहां पे आई थी? चेन्नई में। वो लुंगी सेम थी, आइडेंटिकल थी। आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या होता है? पहला बात बताइए, इंपोर्टेड। इंपोर्टेड आप लोकल गुड्स का वैल्यू नहीं ले सकते, सेम है नहीं, इंपोर्टेड। सेकेंडली आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट माइनर डिफरेंस। थर्ड सेम कंट्री सेम पर्सन, सेम पर्सन नहीं है तो डिफरेंट पर्सन भी चलेगा। सर उसके बाद का पॉइंट, अरे बाद में समझोगे, अभी छोड़ दो। नेक्स्ट, इंपोर्टेड गुड्स होना चाहिए, सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, प्रोड्यूस इन द सेम कंट्री, सेम प्रोड्यूसर या फिर डिफरेंट भी चलेगा। सर नेक्स्ट, अब इंपोर्टेड इनटू, रूल नंबर 4 बोलता है अगर आप आइडेंटिकल ले रहे हो तो इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट और अबाउट द सेम टाइम व्हेन गुड्स बीइंग वैल्यूड लेना पड़ेगा। मतलब सर सुनिए, एट और अबाउट द सेम टाइम, शाहरुख खान डांस करने वाला है गोवा में, समझ लीजिए 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। और आपने क्या किया, जो ये चेन्नई में लुंगी आई थी ना, ये 1 जनवरी 2008 को आया था। अरे इसका वैल्यू नहीं ले सकते, एट और अबाउट द सेम टाइम मतलब इसके नजदीकी का आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू लेना है। आप बोल रहे हो 10 साल वैल्यू का, नहीं ले सकते, ऑफिसर नहीं ले सकता ये वैल्यू। आर वी क्लियर? इट शुड बी एट और अबाउट द सेम टाइम। सेकेंडली सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी। सर क्या हुआ, ये जो आदमी का 1000 रुपए लगा था ना लुंगी का, इसने एक लुंगी मंगाया था। शाहरुख खान ने मंगाए हैं 100 लुंगी। अरे इसका एक लुंगी का 1000 रुपए लगा था, शाहरुख खान ने 100 मंगाए हैं, तो 100 का तो वैल्यू थोड़ा कम होना चाहिए ना, समझ लीजिए। या फिर इधर एक पर्सन ने लुंगी मंगाए थे, मैं बोल रहा हूं शाहरुख खान ने मंगाए 100 लुंगी, इसने मंगाए थे, चेन्नई में बहुत लुंगीज यूज होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ओनली एवरीवन, एवरीथिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस। तो इस पर्सन ने लुंगी जो मंगाए ना, इसने मंगाए 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट मंगाए, तो 10 रुपया करके एक लुंगी का पड़ा था इसको, क्योंकि एक्चुअली 100 रुपए का लुंगी था, 90% डिस्काउंट मिल गया। क्यों? इतने सारे मंगाए, क्वांटिटी मंगाए, ह्यूज कमर्शियल लेवल पे मंगाया। शाहरुख खान ने मंगाए हैं 100 मंगाया है, तो क्या 10 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सर बोल रहा है आपको देखना है कि 100 अगर मंगाए थे तो 100 लुंगी किसी और ने मंगाए हैं क्या, उसी का वैल्यू लीजिएगा। सेम टाइम सेम कमर्शियल लेवल। सर अगर सेम कमर्शियल लेवल अवेलेबल नहीं है, और एल्स डिफरेंट कमर्शियल लेवल या क्वांटिटी होने से भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। सुनिए ना सर, इसको कितना मिला था? 90% डिस्काउंट मिला था। शाहरुख खान को तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो एक काम कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो 100 रुपए ले लीजिए वैल्यू। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला? सिंपल है। मैंने बोला देख बेटा, अभी मैं स्टार्टिंग से बोलूंगा, शाहरुख खान ने मंगाई लुंगीस, टैरिफ वैल्यू है क्या? तो ले लो, नहीं है तो सर ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लो। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बोलता है सर? पहले प्राइस विच इज गोइंग टू पे, पेड और पेएबल। सर फॉर गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, सोल्ड टू इंडिया at the time and place of importation, buyer and seller are not related and price is the sole consideration। ट्रांजैक्शन वैल्यू शाहरुख खान लेने वाला था, वैल्यू डिक्लेयर किया, पीओ ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट किया तो वैल्यूएशन रूल आया। रूल नंबर 4 बोला पहले पीओ ढूंढ आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू,
आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू। आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है, पीओ पूछा तो बोला सेम गुड्स। पीओ एक काम कर, लुंगीज आए ना, आइडेंटिकल गुड्स मतलब पहला तो लुंगीज आए हैं इंडिया के बाहर से, तो इंपोर्टेड लुंगी का ही वैल्यू लेना। तू नहीं बोल सकता है लोकल लुंगी का वैल्यू ले लूंगा, नहीं, इंपोर्टेड। फिर सेकेंडली सर सेम कंट्री से आए हो, सेम प्रोड्यूसर से आए हो, और आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर प्रोड्यूसर सेम नहीं है तो डिफरेंट प्रोड्यूसर भी चलेगा। तूने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। फिर उसने बोला एट और अबाउट द सेम टाइम होना चाहिए, सेम कमर्शियल लेवल होना चाहिए। अगर डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो सर एडजस्टमेंट कर दे। अब सर यहां पे क्या हुआ था, 1,00,000 यूनिट आए थे इसलिए 10 रुपया लगा था। अब 10 रुपए तो नहीं लगा सकते, तो डिस्काउंट क्यों मिला था, क्योंकि इसने 1,00,000 यूनिट खरीदे थे। अब शाहरुख खान को तो ये नहीं मिलेगा, तो शाहरुख खान का वैल्यू लगा दीजिए 100 रुपए, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ लुंगी है। तो शाहरुख खान का वैल्यूएशन हो गया 10,000 रुपए। आर वी क्लियर, समझ में आ गया क्या हुआ। शाहरुख खान की जो लुंगीज आई ना, उनका आइडेंटिकल का तो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है मैं बताता हूं, सुन ले। शाहरुख खान ने जो लुंगी मंगाए ना, उनका आइडेंटिकल अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान ने जो लुंगी मंगाए वो चेक्स वाले लुंगी नहीं थे, वो फूल फूल बने हुए फ्लोरल लुंगीज थे, डिजाइनर लुंगी। तो शाहरुख खान ने जो लुंगी मंगाए 100 लुंगीज, क्या है ये, फ्लोरल लुंगी। अरे बाबा लुंगी पे ना फूल बने हुए हैं, क्योंकि ये शाहरुख खान की लुंगी है, वो डांस करेगा लुंगी डांस करके। बाबा एवरीथिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम एग्जाम्पल पर्पस। तो उसके लिए फ्लोरल लुंगी, डिजाइनर लुंगी मंगाए हैं। अब सर ऑफिसर जब आइडेंटिकल ढूंढ रहा है तो बोल रहा है किसी ने तो आज तक ऐसी डिजाइनर लुंगियां मंगाई नहीं, तो सर आइडेंटिकल तो मिला नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल गुड्स हैज टू बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। तो अब वो रूल नंबर 5 में जाएगा और बोलेगा ठीक है बेटा एक काम करते हैं, ओके सॉरी मैंने एक छोटा चीज छोड़ दिया सर, एक्साइटमेंट में छूट गया, रुके मैं बता देता हूं। एक बात बताइए, जब ये लुंगी शाहरुख खान ने खरीदी है तो जापान से इधर आने का इंश्योरेंस एंड फ्रेट और इधर से इधर आने का इंश्योरेंस एंड फ्रेट में तो डिफरेंस होगा ना। इधर का जो सीआईएफ वैल्यू लिया आपने, इधर का सीआईएफ वैल्यू आपने लिया 100 रुपए, लेकिन दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब 100 रुपए यहां तो नहीं लगा सकते। देखिए यहां का मैं आपको अब समझा रहा हूं कि यहां का सीआईएफ वैल्यू आपने लिया किसका, चेन्नई पोर्ट का। चेन्नई पोर्ट पे 100 रुपए था, क्योंकि उसमें 10 रुपए इंश्योरेंस और 10 रुपए फ्रेट था। अब यहां से तो नजदीक है ना, तो 5 रुपए लगेंगे। तो एक काम कीजिए, ये 100 रुपया वैल्यू आप नहीं ले सकते, आप एक एडजस्टमेंट कीजिए फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो सर एक काम कीजिए, 100 रुपए से 20 रुपए डिडक्ट कीजिए, 80 रुपीज हुआ। उसमें अब एक्चुअल इंश्योरेंस एंड फ्रेट कितना लगना चाहिए वो लगाइए। सर मेरे हिसाब से 4 रुपए इंश्योरेंस 4 रुपए फ्रेट 88 रुपीज होना चाहिए, तो 88 रुपीज वैल्यू होगा, वो लिखा गया। देखिए एडजस्ट फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सर अगर छोटा मोटा डिफरेंस है तो इग्नोर कीजिए। आर वी क्लियर। सर सुनिए ना, ऑफिसर ढूंढ रहा था शाहरुख खान जैसी लुंगियां बहुत लोगों ने मंगाई है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है, कौन सा लेगा, बहुत सारे मिल गए, क्या करेगा सर, लोएस्ट ले लेगा। क्लियर है, याद समझ में आ गया। आइडेंटिकल गुड्स, आगे बढ़े। अब हम समझेंगे सिमिलर गुड्स, ये हो गया। अब सर सिमिलर गुड्स क्या होता है, अरे शाहरुख खान ने लुंगियां मंगाई, लेकिन लुंगीज जो थे ना वो फ्लोरल लुंगीज थे, फ्लोरल मतलब फूल फूल बने हुए डिजाइन थे। लेकिन इंडिया में आज तक जितनी लुंगियां हैं उन पे चेक्स बने हुए हैं। अब ये तो सेम नहीं है ऑल रेस्पेक्ट में। तो सर यहां बोल रहा है सिमिलर गुड्स क्या होते हैं, सिमिलर गुड्स सेम इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्टेड होना चाहिए। अरे ये तो इंपोर्टेड का वैल्यूएशन कर रहा है, तो जो लुंगी इंडिया में आए हैं वो इंपोर्टेड का ही वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, सारा सेम नहीं है। उसमें चेक्स था, इसमें फ्लोरल है, फूल बने हुए हैं, ठीक है, बट हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, दोनों सेम टाइप की चीज है, एंड लाइक मटीरियल एनेबलिंग देम टू परफॉर्म सेम फंक्शन। बाबा लुंगीज पहने जाते हैं, करेक्ट, वो भी पहने जाते हैं, सेम फंक्शन है दोनों का। नेक्स्ट, एंड कमर्शियली इंटरचेंजेबल। कोई अगर बाजार जाता है लुंगी लेने तो सर या तो चेक्स वाली ले लेता है या फ्लोरल ले लेता है, जो मिलता है ले लेता है, वो कमर्शियली इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है। सर ये नहीं है तो ये ले लो। तो सर इट हैज टू बी
आइडेंटिकल नहीं है तो सिमिलर ले लो। सिमिलर मतलब सब सेम नहीं है, नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। देखिए ऊपर तो था अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, सर सारा सेम नहीं है। देखिए कपड़ा सेम है, सब कुछ सेम है, बट डिजाइन अलग है। ओके, बट हैज लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ये और इसका सेम कैरेक्टरिस्टिक है सर, ये भी लुंगी है, ये भी लुंगी है। नेक्स्ट, लाइक कंपोनेंट और मटेरियल यूज हुआ है, एनेबलिंग देम टू परफॉर्म सेम फंक्शन। अरे लुंगी भी पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, तो इट इज सेम फंक्शन। बाबा क्लासरूम का एग्जाम्पल इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में याद आए। एंड कमर्शियली इंटरचेंजेबल, कोई अगर बाजार जाता है या फ्लोरल ले लेता है या चेक्स वाली लुंगी ले लेता है, कोई इशू नहीं है। चले आगे, चलिए। तो सर पहला बात याद रखिएगा, इंपोर्टेड गुड होना चाहिए सर, नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट बट इट हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड दे आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल। नेक्स्ट सुनिए, उसके बाद ना बाकी सब आपको सेम याद रखना है। क्या क्या, देखिए 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 मैंने क्या किया है, बाकी लिखा है रिपीट फॉर सिमिलर ऑल्सो। कहां से, यहां से, ये जो है ये सिमिलर गुड्स के लिए भी रिपीट होगा। क्या, देखिए प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री होना चाहिए बाय सेम और डिफरेंट पर्सन। जापान से आई थी लुंगिया, जापान का प्राइस लीजिएगा, जापान में प्रोड्यूस होना चाहिए और सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन भी चलेगा। ये जो पॉइंट है ये बाद में समझ जाओगे आप, नीचे वाला थर्ड लाइन, 3 लाइन जो है बाद में समझोगे, ठीक है, नहीं चाहिए अभी। सर बाकी बात याद रखिएगा, सेम टाइम पे लाए हैं, सेम कमर्शियल लेवल पे लाया है, डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो एडजस्टमेंट कीजिए, फ्रेट और इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट कीजिए। देखिए वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम। सर क्लॉज बी सी 2 3 ऑफ रूल नंबर 4 अप्लाई मुटाटिस मुटेंडिस। मतलब सर सेम कमर्शियल लेवल लीजिएगा, सेम कमर्शियल नहीं है तो डिफरेंट कमर्शियल लेवल, लेकिन एडजस्टमेंट कीजिएगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट भी कीजिएगा, और अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गए तो लोएस्ट ले लीजिएगा। बाबा एक बात बोलूं, रूल नंबर 4 बोला आइडेंटिकल एकदम सेम, रूल नंबर 5 बोला सिमिलर एकदम सेम नहीं है तो लाइक कैरेक्टर ले लीजिए। उधर बोला था फ्लोरल है तो फ्लोरल लुंगी का ही लेना पड़ेगा, फ्लोरल अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर। यहां आपने फ्लोरल मंगाए थे, चेक्स वाली लुंगी का प्राइस से भी काम चला लेंगे। क्लियर है? हाँ, अब हम रूल नंबर 6 करेंगे। एवरीवन ओवर हियर। रूल नंबर 4 बोला आइडेंटिकल गुड्स लुंगी है, लुंगी का सेम लुंगी ढूंढी है, उसका वैल्यू ले लीजिए। सर सेम लुंगी नहीं मिला तो डिफरेंट ले लीजिए, चल जाएगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक है तो चल जाएगा। उसके बाद है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बोलता है देख बेटा, पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लगा, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू सीआई वैल्यू नहीं हो रहा है तो आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू लगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो सिमिलर लगा, अगर नहीं हो रहा है तो रूल 7 और 8 लगा। चुपचाप वो एक बीच में आदमी होता है ना जो ज्ञान देने के लिए खड़ा होता है, बोलता है सर 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, नहीं तो 7 और 8 लगा, तो ये बीच में खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है देख या तो सीआईएफ वैल्यू ले ले, अगर सीआईएफ नहीं हो रहा है रूल 4 आइडेंटिकल ले ले, अगर रूल 4 नहीं हो रहा है रूल 5 ले ले। सर रूल 5 नहीं हो रहा है तो मैं रूल नंबर 6 हूं, मैं बता रहा हूं ना, रूल नंबर 7 और 8 ले ले, याद रहेगा एवरीवन। तो ये बीच में खड़ा होकर बोल रहा है इफ वैल्यू, रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, टोटल बकवास, इफ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग 3 4 5 देन अप्लाई 7 एंड 8। और एक बात इन्होंने अच्छा बोला, इसने बोला देख अगर 8 लगाना है तो 8 लगा ले पहले, फिर 7 लगा ले, अलाउड है। इसने एक अच्छी बात बोल दी, क्या बोली, सर अगर चाहो तो 8 पहले लगा लेना फिर 7 लगा लेना, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है, लगा लेंगे लगा लेंगे। अब सुनिए सर क्या हुआ ना, आइडेंटिकल नहीं मिला ऑफिसर को, सिमिलर नहीं मिला ऑफिसर को, 6 ने बोला आइडेंटिकल सिमिलर नहीं मिले तो 7 लगा लेना। 7 क्या बोलता है देखिए, मैं आपको समझाता हूं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। ये इंडिया है, ऑफिसर यहां पे आपका सीआईएफ वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा है। एक बात बताइए ना, क्या होता है इसके बाद, क्या होता है, एक बार अगर गुड्स क्लियर होते हैं तो आप कस्टम ड्यूटी देते हो, उसके बाद आप क्या देते हो, इंडिया में लोकल फ्रेट देते हो, लोकल इंश्योरेंस अगर कुछ होता है तो देते हो, उसके बाद या तो प्रोसेसिंग करोगे, करेक्ट, उसके बाद क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, जो भी लोकल टैक्स होगा वो दोगे, और फिर गुड्स सेल कर दोगे। ये क्या बोल रहे हैं ना, इंडिया का रीसेल प्राइस उठाइए कि रमेश तू इंडिया में कितना में बेचेगा,
उससे डिडक्ट कर टैक्स, उससे डिडक्ट कर प्रॉफिट, उससे डिडक्ट कर प्रोसेसिंग, उससे इंडिया का जो भी एक्सपेंसेस डिडक्ट कर, उससे कस्टम ड्यूटी डिडक्ट कर और अरे वाजा सीआईएफ डिडक्टिव वैल्यू। उल्टा आ जा, इंडिया का रीसेल प्राइस से इंडिया के खर्चे डिडक्ट करते हुए पोर्ट के प्राइस पे आ जा, उसको बोलते हैं डिडक्टेड वैल्यू। ये लुंगिया जो लाया है बेचेगा ना, 1000 में बेचेगा, इंडिया में जो भी खर्चा है सारा माइनस कर, कस्टम ड्यूटी माइनस कर, सीआईएफ वैल्यू पे आ जा। तो यही है डिडक्टिव। बस देख सर, ये देख इंडिया का रीसेल प्राइस लीजिए, जनरल कमीशन प्रॉफिट डिडक्ट कीजिए, इंडिया में जो इंश्योरेंस है ट्रांसपोर्टेशन है डिडक्ट कीजिए, कस्टम ड्यूटी और लोकल टैक्सेस जो है डिडक्ट कीजिए और पोर्ट के वैल्यू पे आ जाइए। देखिए मैंने राइट साइड में और अच्छे से भी लिखा है, रीसेल यूनिट प्राइस किसका, इंपोर्टेड और आइडेंटिकल गुड्स का या सिमिलर गुड्स का। सर जो इंपोर्टेड गुड्स है उसका रीसेल प्राइस ले लीजिए, अगर जो इंपोर्ट किया वो रीसेल हो ही नहीं रहा इंडिया में तो आइडेंटिकल का रीसेल प्राइस ले लीजिए, सिमिलर टाइप के गुड्स का रीसेल प्राइस ले लीजिए इंडिया में। उसके बाद सर इन ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सर ये जो आपने लुंगिया मंगाए हैं ये ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी में कितने प्राइस में बेचा है। 100 लुंगिया बिकी थी 10 रुपए में, 120 लुंगिया बिकी थी 12 रुपए में, कौन सा लेगा? 120, क्योंकि ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी में 120 लुंगीज बिकी है एट 12 रुपीज, तो 12 से अब डिडक्ट कर कमीशन, प्रॉफिट, जनरल एक्सपेंस, इंडिया में कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो डिडक्ट कीजिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएटेड, कस्टम ड्यूटी, अदर टैक्सेस पेड इन इंडिया, डिडक्ट कीजिए, आ जाइए। ये होगा पोर्ट का वैल्यू, असेबल वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू। इसको सीआईएफ नहीं बोलेंगे लेकिन इसको आप असेबल वैल्यू मान लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ ड्यूटी पेमेंट। ठीक है सर, सुनिए ना, इफ रीसेल प्राइस एट और अबाउट द सेम टाइम इज अनेबल। सर ये जो लुंगिया है ना, इंडिया में इसका एट और अबाउट द सेम टाइम प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा कोई बेच ही नहीं रहा है, क्या करूं? कोई बात नहीं, ऑफिसर बोलेगा यूनिट प्राइस एट द अर्लीस्ट डेट आफ्टर इंपोर्टेशन बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। ऑफिसर 90 डेज वेट करेगा, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करके आपसे ड्यूटी लेगा। 90 डेज वेट करेंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? कैन आई गो हेड? चलिए बाबा आगे चलते हैं। तो सर मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैं एक बार रिपीट कर दूं। चलिए सर, मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला पहले असेबल वैल्यू इज द वैल्यू ऑन विच यू हैव टू पे द ड्यूटी। असेबल वैल्यू क्या होता है? टैरिफ वैल्यू 14(2) में लिखा हुआ है, या ट्रांजैक्शन वैल्यू। टैरिफ वैल्यू अगर गवर्नमेंट नहीं दिया टैरिफ वैल्यू लीजिए, टैरिफ वैल्यू नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लीजिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस पेड और पेएबल व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू इंडिया एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, बायर एंड सेलर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल। अगर कोई भी कंडीशन फेल हो गया तो वैल्यूएशन रूल लग जाएगा। सर सेटिस्फाई हो गया, आप एक काम कीजिए, रूल नंबर 11 में बोला गया है, रूल नंबर 11 में कि एक डिक्लेरेशन दीजिए। सर सारे रूल पढ़ा रहा हूं मैं, रूल नंबर 11 बोलता है ट्रू डिक्लेरेशन दीजिए, प्राइस का दीजिए। ऑफिसर को अगर एक्सेप्टेबल है तो कोई इशू नहीं है, अगर ऑफिसर को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वैल्यूएशन रूल लगा देगा। ठीक है, अगर वैल्यू एक्सेप्टेबल है तो सर कुछ नहीं होगा। अब 3(2) की कंडीशन फुलफिल कीजिए, 4 कंडीशन, अनकंडीशनल सेल, सर अनरेस्ट्रिक्टेड सेल, गोपाल रेस्ट्रिक्शन कोई बात नहीं, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड है तो ऐड कीजिए, ऐड नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यूएशन रूल, कंडीशनल है वैल्यूएशन रूल, रेस्ट्रिक्टेड है वैल्यूएशन रूल, बायर एंड सेलर रिलेटेड है, अगर रिलेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है प्राइस, या आप प्रूव कर पा रहे हो कि रिलेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, सेम है रूल नंबर 4-5 की तरह, तो सर सीआईएफ वैल्यू विल बी द एसेबल वैल्यू, लेकिन सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट इन रूल 10। चलें सर, अगर वैल्यूएशन रूल लगेगा, पहला वैल्यूएशन रूल नंबर 4 बोलता है, रूल नंबर 4 बोलता है अरे सेम टू सेम गुड्स का वैल्यू ले ले। आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या होता है? इंपोर्टेड गुड्स सर विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, सेम पर्सन या दूसरा पर्सन लेकिन सेम कंट्री से प्रोड्यूस हुआ है। एट और अबाउट द सेम टाइम, सेम कमर्शियल लेवल, डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो, डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो क्या होगा? अगर डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो एडजस्टमेंट कीजिएगा, और सर फ्रेट और इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट भी करना है, राइट है। आइडेंटिकल अगर नहीं मिला
सर आइडेंटिकल बहुत सारे मिल गए, सर लोएस्ट ले लो। अगर आइडेंटिकल नहीं मिला तो सिमिलर ले लो। सिमिलर मतलब इंपोर्टेड गुड्स, सेम कंट्री सेम पर्सन, अगर दूसरा पर्सन है तो भी चलेगा प्रोड्यूसर, लेकिन इट हैज टू बी लाइक कैरेक्टरिस्टिक एंड कमर्शियली इंटरचेंजेबल, मतलब वो सेम काम करता है सर। एट और अबाउट द सेम टाइम, सेम कमर्शियल लेवल, सेम कमर्शियल लेवल नहीं है तो डिफरेंट ले लीजिएगा, अगर बहुत सारे हैं तो लोएस्ट ले लीजिएगा। सिंपल है, क्लोज है चैप्टर। आगे आइए, रूल नंबर 6 ज्ञान देने के लिए खड़ा हो गया, बोला सर पहले 3 लगाइए, काम नहीं करता है रूल नंबर 6 का। सर 3 लगाइए, CIF ले लीजिए। अगर वो नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आया ना, रूल नंबर 3(2) का कंडीशन फुलफिल नहीं किया ना, या रूल नंबर 3(3) क्या बोला, अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है, प्राइस अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो CIF लगेगा। सर अगर आप 3 नहीं लगा पाए, मतलब 3(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू आपका एक्सेप्टेड नहीं हुआ, तो सर एक काम कीजिए, 4 लगाइए। 4 नहीं लगा आइडेंटिकल तो सिमिलर लगाइए, सिमिलर नहीं लगा तो फिर 7 और 8 लगाइए। अगर 8 चाहो तो पहले लगा लो, 7 बाद में लगा लो। सीक्वेंस में जाना बोल रहा है, बड़ा बुजुर्ग आदमी है। रूल नंबर 6 बोल रहा है 3 फोल्ड 5 लगाइए, नहीं हुआ तो 7 8 लगाइए, नहीं तो 8 लगा के फिर 7 लगा सकते हो। फिर रूल नंबर 7 आया कंप्यूटेड, नहीं डिडक्टेड। सर इंडिया का रीसेल प्राइस से डिडक्ट करो सारे खर्चे, कस्टम ड्यूटी डिडक्ट करके CIF वैल्यू पे आ जाओ। CIF वैल्यू इज एस्टेबल वैल्यू, CIF वैल्यू नहीं बोलता है, बोलता है वही एस्टेबल वैल्यू है, पोर्ट का वैल्यू एस्टेबल वैल्यू होता है। सर कौन सा रीसेल प्राइस लोगे, सर रीसेल प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, अगर इंपोर्टेड गुड्स का नहीं है तो सिमिलर, सिमिलर नहीं है तो आइडेंटिकल, और अगर अवेलेबल नहीं है तो 90 डेज वेट करोगे और उस वैल्यू पे वैल्यूएशन होगा। रीसेल प्राइस आने का 90 डेज वेट करोगे। सर अब कंप्यूटेड नहीं लगा पाया, इंडिया का वैल्यू है ही नहीं, पहला बार एक मशीन इंडिया में आया है, सर ये मेरे को मिला है वहां से, मेरे पेरेंट कंपनी से। अगर आपके पेरेंट कंपनी ने दिया है, अब नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है, एक काम कर, उसका कोई खर्चा हुआ होगा, उसका कोई प्रॉफिट जनरल होगा, रास्ते में आने का खर्चा होगा, रास्ते में आने का इंश्योरेंस होगा, सब ऐड कीजिए, इंडिया का वैल्यू आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्यूटेड। देख डिडक्टेड वैल्यू क्या था, उल्टा, इंडियन सेलिंग प्राइस से आप अराइव हो रहे थे रिवर्स कैलकुलेशन करके, अब सर आप अराइव हो रहे थे एट योर एस्टेबल वैल्यू, राइट। अब एक काम कीजिए, यूएस से गुड्स आया ना, इसका कॉस्ट लीजिए, इसका जनरल प्रॉफिट ऐड कीजिए, यहां से इंश्योरेंस लगेगा, यहां से फ्रेट लगेगा, इंडिया का प्राइस आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्यूटेड मेथड। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसका प्रोसेसिंग एक्सपेंस, उसका प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंस अप टू द पोर्ट ऑफ ओरिजिन, डेस्टिनेशन पोर्ट है ये, जहां आप ड्यूटी देते हो डेस्टिनेशन पोर्ट है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एज पर रूल नंबर 10 ओवर कंप्यूटेड। आपको डिडक्टेड मतलब डिडक्ट करके आना है, कंप्यूटेड मतलब ऐड करके आना है। इसको हम बोलते हैं एडिटिव मेथड भी मैं बोलता हूं। एडिटिव मतलब ये होता है डिडक्टिव, ये होता है एडिटिव। एडिटिव मतलब कंप्यूटेड, एग्जाम में कंप्यूटेड ही लिखिएगा। चले सर रूल नंबर 8 क्या बोला, कंप्यूट कीजिए, उसका कॉस्ट लीजिए, उसका एक्सपेंस लीजिए, प्रोसेसिंग कॉस्ट लीजिए, वहां से यहां आने का भाड़ा, वहां से यहां तक आने का इंश्योरेंस लगाइए, खत्म कहानी। सर अगर रूल नंबर 8 भी नहीं लगा पाए तो अपना दिमाग लगाइएगा। दिमाग बोलता है रूल नंबर 9 वैल्यू इज द रेसिडुअल मेथड, यू हैव टू अप्लाई व्हाट, रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड बोलता है वैल्यू यूजिंग रीजनेबल मींस। रीजनेबल मींस मतलब अपना दिमाग लगाइएगा, कुछ रीजनेबल मींस लगाइएगा और वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजन ऑफ रूल्स एंड ऑन द बेस ऑफ डेटा अवेलेबल इन इंडिया। आपको जब रीजनेबल मींस लगा रहे हो तो पुराने जो रूल्स में बोला गया ना वो सब फॉलो कीजिएगा और फिर फाइंड आउट कर लीजिएगा। आर वी क्लियर? देखिए फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको बोला था आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, सेम कंट्री। अगर सेम पर्सन नहीं है तो डिफरेंट पर्सन, लेकिन डिफरेंट कंट्री आप नहीं ले सकते। सर अगर समझ लीजिए मेरे पास आइडेंटिकल गुड्स डिफरेंट कंट्री से है तो ले सकता हूं क्या? नहीं, वो आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल सेम कंट्री होना चाहिए, उस कंट्री में पर्सन दूसरा हो सकता है। सर सिमिलर के लिए भी मैंने बोला था सेम कंट्री से ही आना चाहिए सिमिलर गुड्स। अब समझ लिए सिमिलर गुड्स आए, सेम कंट्री नहीं है, डिफरेंट कंट्री का है, यह आइडेंटिकल गुड्स है, डिफरेंट कंट्री से आया है, तो रूल नंबर 4 नहीं लगेगा, रूल नंबर 5 नहीं लगेगा, 6 तो ज्ञान दिया, 7 और 8 आप लगा नहीं पाए, क्या करोगे?
9 बोल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स आए और दूसरी कंट्री से आए तो रूल नंबर 9 लगाएगा। रूल नंबर 9 बोलता है सर पुराने रूल्स लगाइए और वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। बेसिकली हाँ, बेसिकली क्या होगा, जो आइडेंटिकल गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री है, आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस जो डिफरेंट कंट्री का है उसको ले सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आर वी क्लियर? अब सुनिए ना, इन्होंने तो बोल दिया कि कोई भी रीजनेबल मींस ले लीजिए, जो मना है वो कर देगा क्या ऑफिसर? देखिए अंडर रूल नंबर 9 रेसिडुअरी मेथड, आरएम मतलब रेसिडुअरी मेथड फॉर वैल्यू डिटर्मिनेशन फॉलोइंग शैल नॉट बी द बेसिस। ऑफिसर क्या बोला पता है? 1 2 3 सबसे लोएस्ट जो है वो ले लूंगा, वो वैल्यू ले लीजिए। ऐसे थोड़ी होगा, ये बोल रहे हैं मिनिमम कस्टम वैल्यूज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते जो मिनिमम कस्टम वैल्यू है वो ले लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई भी आर्बिट्री या फिक्टिशियस वैल्यू ले लिया। अरे ऑफिसर वैल्यूएशन कर रहा था, बोला हाँ एक काम कर 10 लाख रुपए में दे दे जैसे समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, आर्बिट्री वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलूंगा, मैं लगाऊंगा तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिसर बोल रहे हैं अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही अगर लगाना था, प्रोडक्शन कॉस्ट ही कंप्यूट करना था तो रूल नंबर 8 लगाते ना। नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स। सर इंकी पिंकी पोंकी जो मर्जी है लगा दूं, 2 हाईएस्ट ले लूं, लोवेस्ट ले लूं? नहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू कंट्री अदर देन इंडिया, उसने जो मेरे को इंडिया में भेजा जिसका वैल्यूएशन कर रहे हैं उसने दूसरे देश में भी बेचा था 1 लाख रुपीज में, वो नहीं चलेगा, आप नहीं ले सकते। उसका दूसरे के देश में बेचने का प्राइस दूसरा हो सकता है। सर उसने मेरे को जो इंडिया में बेचा ना, अपने देश में 1 लाख में बेच रहा था, वो ले लूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स अपने देश में बेच रहा था 1 लाख में, अरे वो वैल्यू कैसे ले लोगे? डोमेस्टिक सर सेलिंग प्राइस ऑफ द इंडियन गुड्स। नेक्स्ट सुनिए ना, नहीं ये जो मैंने आपको बोला डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, अपने कंट्री में जो प्राइस में बेच रहा था वो नहीं ले सकते। लुंगी आए इंडिया में, इंडिया लुंगी का प्राइस ले लोगे क्या? सर सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स नहीं ले सकते। तो सर क्या क्या आप नहीं ले सकते बताया गया। जब इन्होंने बोला रूल नंबर 9 रेसिडुअरी मेथड, कुछ भी ले लोगे क्या? उन्होंने बोला आप ये सब नहीं ले सकते। नंबर 1 मिनिमम कस्टम वैल्यूज, माचोस डी, आप माचो बनिए और माचोस डी बोलता है कि सर ये सब नहीं ले सकते। रेसिडुअरी मेथड में माचोस डी नहीं हो सकता। एम मतलब मिनिमम कस्टम वैल्यूज, नहीं आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि सर जो मिनिमम है वो ले लो, नहीं। ए फॉर आर्बिट्री मेथड, फिक्टिशियस, कुछ भी ऑफिसर बोल रहा है, नहीं नहीं हो सकता है। सी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो, अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर रूल नंबर 8 लीजिए, अदर नहीं ले सकते आप। अगर रूल नंबर 8 से कंप्यूटेड नहीं है, ऑफिसर बोल रहा है मैं कंप्यूट करूंगा, अरे कैसे करोगे? रूल नंबर 8 जैसे बोला है वैसे कीजिए। नेक्स्ट, एच फॉर हाईएस्ट ऑफ 2, सर 2 अल्टरनेटिव है, हम लोग इंकी पिंकी पोंग की ऐसे करके चूज कर लेंगे, अरे नहीं हाईएस्ट नहीं ले सकते ऐसे। नेक्स्ट, ओ फॉर अदर देन इंडिया, अगर कहीं बेच रहा था, अदर देन इंडिया अगर कहीं बेच रहा था वो प्राइस आप नहीं ले सकते। एस फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स, अरे लुंगी जो है इंडिया में बिक रहा है 100 रुपए में, ले लोगे क्या? इंडियन गुड्स का वैल्यू नहीं ले सकते। एंड डी फॉर डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री, यूएस से इंडिया आया, इंडिया का वैल्यूएशन आप उस बेसिस पे नहीं कर सकते हो कि यूएस में वो गुड्स कितने में बिक रहा था। तो एग्जाम में याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं रूल नंबर 9 में क्या क्या बेसिस आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। सर आप माचोस डी अडॉप्ट नहीं कर सकते, मिनिमम कस्टम वैल्यूज, ए फॉर आर्बिट्री मेथड, सी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कैलकुलेशन मेड बाय रूल नंबर 8, एच फॉर हाईएस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, फिर अदर कंट्री का प्राइस नहीं ले सकते, एंड एस फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स, एंड डी फॉर डोमेस्टिक मार्केट प्राइस आप नहीं ले सकते। आर वी क्लियर एवरीवन? Can I go ahead? Can I go ahead? Yes. Next. उसके बाद ये जो रूल नंबर 11 था ना, मैंने बोला था डिक्लेरेशन आप करोगे, उसके लिए मैंने कुछ कहानी लिखा है नीचे देखिए। रीजन फॉर पीओ टू डाउट द डिक्लेयर्ड वैल्यू, अरे आपने डिक्लेयर किया, पीओ को डाउट है, पीओ को डाउट क्यों होगा बताइए तो। सुनिए ना, मैंने आईफोन मंगाए, मैंने बोला 1000 रुपए, आईफोन जैसा फोन सैमसंग बेच रहा है 50,000 में, आप बोल रहे हो 1000। आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स का वैल्यू अगर डिफरेंट है तो पीओ डाउट करेगा। तो क्या बोल रहा है, रीजन फॉर पीओ टू डाउट योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3 मार्क का कि पीओ क्यों डाउट करेगा,
नंबर 1 सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड। अरे मैंने ये बोतल मंगाया, मैं बोल रहा हूं 1000 रुपए, अरे ऐसा बोतल तो 2000 में बिक रहा है। पीओ बोलेगा मेरे को डाउट है तेरे ऊपर। नेक्स्ट सर सेल इनवॉइस अबनॉर्मल स्पेशल डिस्काउंट, अरे रमेश को 50% डिस्काउंट मिला, अरे कैसे मिला है, अबनॉर्मल डिस्काउंट है। नेक्स्ट फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट, उसने देखा डॉक्यूमेंट जो थे ना फोर्स थे, कुछ कुछ गड़बड़ है डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स इन द पैरामीटर या फिर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स हैं जो आपको डिक्लेयर करने चाहिए आपने सही से डिक्लेयर नहीं किए हैं या आपने मिस डिक्लेरेशन किया है। आर वी क्लियर? उन्होंने बोला था हम लोग साइज के हिसाब से लेंगे, आपने साइज थोड़ा सा कम बता दिया या वेट आपने थोड़ा सा कम बता दिया ताकि आपका ड्यूटी कम लग जाए। अगर आप वैसा कुछ करते हो तो पीओ आपका जो वैल्यू डिक्लेयर्ड है उसको रिजेक्ट कर देगा। राइट एवरीवन? अब सुनिए सुनिए, अरे चैप्टर खत्म है बेटा, सुन ले। देख मैंने बोला मैं वैल्यूएशन कर रहा था, मैं वैल्यूएशन इस बोतल का कर रहा था, अगर इसका टैरिफ वैल्यू अवेलेबल है टैरिफ वैल्यू ले लूंगा, उस पर ड्यूटी दे दूंगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, ड्यूटी पे करूंगा, गुड्स क्लियर कराऊंगा, घर जाऊंगा। अगर टैरिफ वैल्यू नहीं है तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो बिल ऑफ एंट्री में बताऊंगा, ड्यूटी पे करूंगा, गुड्स लूंगा और घर जाऊंगा। याद आ रहा है कैसे गुड्स क्लियर करते हैं? यस सर। टैरिफ वैल्यू क्या होता है? द प्राइस विच आई पेड और द प्राइस विच इज पेएबल बाय मी when he is at the time and place of importation। इंडिया पोर्ट पे बेसिकली सीआईएफ वैल्यू लेना है। Then when the goods are sold for export to India and इंडियन पोर्ट पे वैल्यू लेना है जब हम और वो रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। राइट एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट सर ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मैंने क्या किया डिक्लेरेशन दिया पीओ को, लेकिन पीओ को डाउट है। क्यों डाउट हो सकता है? सिमिलर गुड्स आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू डिफरेंट है, आपने कुछ पैरामीटर सही नहीं बताए या बताए लेकिन कुछ बताए नहीं है, तो सर अबनॉर्मल डिस्काउंट मिला हुआ है, स्पेशल डिस्काउंट मिला हुआ है, तो पीओ डाउट करेगा। अगर पीओ ने डाउट किया तो पीओ क्या करेगा? रूल नंबर 12 में रूल नंबर 12 बोलता है पीओ क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्ट करने के बाद वैल्यूएशन लगा देगा। आप चाहो तो उसको बोल दीजिएगा मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दीजिए और रीजन बताइए क्यों रिजेक्ट करना चाहते हो। आर वी क्लियर? सर अगर मैंने जो डिक्लेयर किया पीओ ने रिजेक्ट नहीं किया तो रूल नंबर 3.1 बोलता है रूल 3.2 का कंडीशन फुलफिल कीजिए, सीआईएफ वैल्यू एस्टेबल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन बीच में कौन आ गया? रूल 3.2 का कंडीशन। देखिए आप बनने वाले सीआईएफ एस्टेबल वैल्यू बनने वाला था, बीच में आ गया 3.2 बोला 4 कंडीशन। अनरेस्ट्रिक्टेड सेल होना चाहिए, अगर रेस्ट्रिक्शन है तो वैल्यूएशन रूल। अनकंडीशनल सेल होना चाहिए, अगर कंडीशन है तो वैल्यूएशन रूल। सर अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड जा रहा है ऐड कर दे, ऐड किया तो कोई बात नहीं, 3.1 सीआईएफ वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा, सीआईएफ वैल्यू में बस ऐड कर देना। लेकिन अगर सर आप सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड बता नहीं पा रहे हो तो ऐड कर दे, वैल्यूएशन रूल लग जाएगा। सर उसके बाद बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो वैल्यूएशन रूल लग जाएगा। लेकिन 3.3 बोलता है, 3 सब रूल 3 बोलता है अगर आप प्रूव कर दिए कि रिलेशनशिप से प्राइस इंपैक्टेड नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, या प्रूव कर दिए कि वैल्यूएशन रूल लगाओगे तो भी यही प्राइस निकलेगा गवर्नमेंट। आर वी क्लियर? तो वैल्यूएशन रूल नहीं लगेगा। लेकिन अगर पीओ को डाउट है वो वैल्यूएशन रूल लगाएगा। वैल्यूएशन रूल नंबर 1 बोलता है, रूल नंबर 4 बोलता है आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ले लो। आइडेंटिकल गुड्स मतलब इंपोर्टेड गुड्स। सर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, माइनर डिफरेंस ठीक है सर, फिर सेम कंट्री सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन भी ठीक है, लेकिन कंट्री सेम होना चाहिए। इट शुड हैव कम एट अबाउट द सेम टाइम, सेम कमर्शियल लेवल, डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो एडजस्टमेंट कर लेना, फ्रेट और इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट कर लेना, राइट? और अगर ज्यादा आ गए तो लोएस्ट ले लेना। दैट्स इट। रूल नंबर 5 बोला सिमिलर इंपोर्टेड गुड्स होने चाहिए। सर कैरेक्टरिस्टिक वाइज, यूज वाइज, कमर्शियली इंटरचेंजेबल सेम होने चाहिए। बाकी सब रूल नंबर 4 सर सेम कंट्री डिफरेंट पर्सन है तो भी चलेगा। आर वी क्लियर सर? और उसके बाद मैंने बोला अब सिमिलर गुड्स जब है तो सर एट द सेम कमर्शियल, एट और अबाउट द सेम टाइम, सेम कमर्शियल लेवल, डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो एडजस्टमेंट कीजिएगा, फ्रेट इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट कीजिएगा, एक से ज्यादा आ गए तो लोएस्ट ले लीजिएगा। सिंपल है। रूल नंबर 6 आया ज्ञान देने, बोला 3 लगा पहले, सीआईएफ ले, सीआईएफ नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है तो रूल 4 लगा, रूल 5 लगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना रूल नंबर 6 बोल रहा है, रूल नंबर 7 और 8 लगा। रूल 7 8 नहीं लगा रहा तो 8 और 7 लगा दे। कैन वी गो अहेड एवरीवन?
चलिए सर रूल नंबर 8 और 7 लगा दीजिए। 8 लगाइए फिर 7 लगा दीजिए। 7 क्या बोला? 7 बोला डिडक्टिव, इंडिया का रीसेल प्राइस ले, सारा एक्सपेंसेस डिडक्ट कर, पोर्ट का वैल्यू आएगा, उसको बोलेंगे असेबल वैल्यू। मैंने यहाँ पे CIF लिखा है लेकिन सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिकली पोर्ट का वैल्यू मतलब असेबल वैल्यू हो जाएगा। सर रीसेल प्राइस कौन सा लोगे? जो हाईएस्ट अग्रीगेट क्वांटिटी में सेल हुआ है वो प्राइस लोगे, राइट? अगर रीसेल प्राइस नहीं है इंपोर्टेड या आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स का तो 90 डेज वेट करेगा पीओ, उसके बाद वैल्यूएशन होगा। सर रूल नंबर 8 बोला एडिटिव, कंप्यूटेड वैल्यू, वहां से कंप्यूट करके आइए, यहां का वैल्यू आ जाएगा। जो कॉस्ट है, प्रोसेसिंग कॉस्ट है, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ऐड कीजिए, प्रॉफिट उसका ऐड कीजिए, जनरल प्रॉफिट, और इंडिया का वैल्यू आ जाएगा। रूल नंबर 8 हो गया। रूल नंबर 9 बोला दिमाग लगाइए, रीजनेबल मीन्स, लेकिन ये सब रीजनेबल मीन्स नहीं है। क्या? माचोस डी, मिनिमम कस्टम वैल्यू ले लिया, आर्बिट्री मेथड लगा दिया, सी फॉर MAC, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कैलकुलेटेड एज पर रूल नंबर 8, H फॉर हाईएस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, O फॉर अदर देन इंडिया का सेलिंग प्राइस ले लिया कि वहां से दूसरे देश में कितना में बेचा था, S फॉर इंडिया का सेलिंग प्राइस ले लिया, D फॉर डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, उस कंट्री में जहां से आया उधर कितने में बिक रहा था वो प्राइस ले लिया। ये सब आप नहीं कर सकते, ये रीजनेबल मींस नहीं है, ये प्राइस आप नहीं ले सकते। आर वी क्लियर एवरीवन? रूल नंबर 9 खत्म हुआ। आप सुनिए, मैंने आपको बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द CIF वैल्यू विच विल बिकम योर एसेबल वैल्यू, लेकिन कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा एज पर रूल नंबर 10। देख रहे हो आप यहां पे? लेकिन हम बात नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि रूल नंबर 10 में क्या ऐड करना पड़ता है और क्या डिडक्ट करना पड़ता है। एक बार टेक्स्ट बुक में आ जाइए, वैल्यूएशन ना आ जाइए। मैं ये सब बाद में बढ़ाऊंगा, मैं देख रहा हूं कि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो करा देते हैं। हाँ देखिए यहां पे, मेसर्स IES assisi imported certain goods at $20 per unit from an exporter who is holding 30% equity of share capital of Indian company. सर रिलेटेड नहीं है सर, अगर दो में होल्ड करता है 5-5% तो ये दोनों रिलेटेड होते हैं। 30% इज नेवर कंट्रोल, ग्रेटर देन 51% इज कंट्रोल। चले आगे, लग गया सर, गया गया गया। कैन आई गो हेड एवरीवन? चलिए, सब्सिक्वेंटली द SSE entered into an agreement with the same exporter ऐसे बैंड बच जाएगा, याद रखना, ध्यान रखना हमेशा। सर सब्सिक्वेंटली the SSE entered into an agreement with same exporter to import the goods in bulk at $14 में मंगा रहे हो। When imports at the reduced were effected pursuant to this agreement, the department rejected the transaction, stating the price was influenced by the relation and completed the transaction at how much? Earlier import price, मतलब पहले आप $20 में मंगा रहे थे, बाद में आपने क्या किया? बल्क में मंगाया अब उस पर्सन से जिस जो होल्ड कर रहा है, कितना? 30% होल्ड कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है ऑफिसर? अंडर रूल नंबर 4 लगा दिया ऑफिसर और बोला अब $20 ही लगाऊंगा। आर वी क्लियर? स्टेट बी फ्री वेदर द डिपार्टमेंट एक्शन इज सस्टेनेबल। एक बात बताइए मेरे को, पहले तो IES जिससे मंगा रहा था वो रिलेटेड है क्या? रिलेटेड होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 51% होता है, तब कंट्रोल होता है। एक अगर पर्सन दूसरा में कंट्रोल कर रहा है तो 51% है। देख इधर, नो द एक्शन ऑफ डिपार्टमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। रूल नंबर 2 of the custom valuation provide that person shall be deemed to be related only if directly or indirectly controls. The word control has not been defined. As per common parlance, control is established when one enterprise holds 51% of the equity of the other. However, in the instant case, the exporter holds how much? 30% of the shareholding. Thus, exporter does not exercise control. So, the two parties are not related. अगर करके नहीं जाते तो एग्जाम में पास नहीं हो पाते ये क्वेश्चन में। चले आगे। The fact that the SSE has made bulk imports could
सर बल्क में मंगाया, कुड नॉट बी ए रीजन, could be a reason, sorry, could be a reason. The burden of proof under valuation lies with the revenue, and in absence of any evidence from the department to prove under valuation, the price declared by the assessee is acceptable. In the light of the aforesaid discussion, it is inferred that department is not sustainable. Department का action sustainable नहीं है. इसको देखिए कितना beautifully लिखा है इसने. लिखना तो आना पड़ा ना. Sir, other person is holding how much? 30%. I think it should be 51%. ऐसा लिखते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूं. I think in my opinion it should be 51%. अरे I think in my opinion मत लिखिए, जो लिखना है वो लिखिएगा. चले आगे, चलिए. फिर Mr. A imported from Finland. Due to deep drought, such goods were not taken into the jetty in the port but was unloaded in the outer anchored. मदर वेसल को बाहर ही खड़ा करके अनलोडिंग कर लिया. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मदरशिप से अनलोड हो रहा है. द चार्जेस इंकर्ड फॉर सच लोडिंग अनलोडिंग फ्रॉम द आउटर एंकर जेटी इनटू स्मॉल बोट्स वेयर 1,35,000. आपके हिसाब से क्या होता है? 135 को ऐड करना है. क्या हुआ था? शिप को बाहर ही खड़ा कर दिया. आउटर एंकर्ड मतलब बड़े शिप को यहां खड़ा किया, उधर से अनलोड किया छोटे शिप में, और छोटा शिप लेके आया. इसका चार्जेस लगा 1,35,000. 135. चलिए देखते हैं. A's claim that such charges form part of loading unloading and should be deemed to be included in CIF. अरे deemed होगा, normally include करना पड़ेगा. A's claim is not tenable. Why? In the given case where mother vessel could not enter. बाबा ये आप एग्जाम में पढ़ लीजिएगा. प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या होता है? इंडिया का जो पोर्ट है, कस्टम स्टेशन, उसको बोलते हैं इंडियन पोर्ट तक, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. अप टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन कॉस्ट आएगा. ये वेसल तो यहीं था, यहां से यहां तक का कॉस्ट आएगा. चलिए मैं शॉर्टकट में बोलता हूं. सर, वेयर मदर वेसल कुड नॉट एंटर फॉर एनी रीजन, गुड्स आर ब्रॉट बाय स्मॉल वेसल लाइक बार्ज, द कॉस्ट इंकर्ड बाय द इंपोर्टर फॉर गुड्स फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द लैंड मास or the place of importation shall such as barge will also be included in the cost of transportation. सिंपल है. मेरे को एक बात बताइए, यहां पे अनलोडिंग चार्जेस लगेगा, आएगा नहीं आएगा? शुड बी ए पार्ट. सर ये बार्ज का चार्जेस लगा, शुड बी ए पार्ट. मैंने इसलिए बोल दिया था स्मॉल बोट, बार्ज, लाइटरेज, तभी याद रखिएगा. चले आगे, चलिए नेक्स्ट. ये लीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए. मदर मैरी Hospital and Research imported a machine from Delta Equipment, Chicago. The price of the machine was 5,000. The machine was shipped. ठीक है. उसके बाद लिखा है meanwhile hospital authorities negotiated. वहां से शिप हो गया. उसके बाद आपने नेगोशिएट किया, agreed to reduce by how much? $850, मतलब $4,250 में दे देगा, $4,250 में दे देगा. And send the revised 4150 under a telex dated 15/4. The machine arrived in India. ये आने के बाद मशीन आया इंडिया में. The commissioner of custom decided to take the original price as the transaction value. एक बात बताइए, प्राइस पेड और पेएबल क्या है? 4150. तो सर कैसे वो लेगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ऑलवेज प्राइस पेड और पेएबल. तो आपको ये लिख के आना है. तो सर क्या लेगा? 4150 लेना है या 5000 लेना है? बिकॉज पेड और पेएबल 4150 है. हेंस द गुड्स आर टू बी वैल्यूड एज पर रिड्यूस्ड प्राइस. अब ये लिखना सीख लोगे, ये लिखने में ही तो टैलेंट है. आगे चलें. चलिए, हाँ एक और क्वेश्चन करा देता हूं. आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट. What shall be the value if there is a price rise of the imported goods in the international market between the contract and the date of actual importation, but importer pays contract price? What are you going to pay? Contract price, price paid or payable is the value. सिंपल है. देख, इतना सा दिमाग में बैठना चाहिए. चलिए सर, प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अनएक्सेप्टेबल. सर प्योर रिजेक्ट कर दिया तो बात अलग है, नहीं तो दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. सर सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, इसलिए लिख दिया अनलेस अनएक्सेप्टेबल. नेक्स्ट, वेदर द पेमेंट पोस्ट इंपोर्टेशन प्रोसेस is included in the value if the same is related to imported goods and its condition
सुनिए, वेदर द पेमेंट फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन प्रोसेस इज, पोस्ट इंपोर्टेशन कुछ प्रोसेस कैरी आउट किया गया, is includable in the value if the same is related to imported goods and is a condition of sale, it shall be included. सर पोस्ट इंपोर्टेशन कुछ खर्चा कॉस्ट है, प्रोसेस है, और उसके बाद आपको कुछ पे करना है उसको, इट्स ए कंडीशन ऑफ सेल. The payment of post importation process is includable in the value if the same is related to imported goods and is condition of sale. हो गया, बेसिक्स क्लियर है, सब क्लियर है. अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे. इतना सा चैप्टर क्लोज है, राइट एवरीवन. चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ये खत्म करेंगे, उसके बाद ये छोटा सा पार्ट जो है वो भी करेंगे. वो पहले 10.1 पढ़ेंगे, ये जो रूल नंबर 10 है उसके बाद पढ़ेंगे. एक बात बताओ, मैं आपको क्या क्या रूल कराया? रूल नंबर 3 कराया, रूल नंबर 4 आइडेंटिकल गुड्स कराया, रूल नंबर 5 सिमिलर, रूल नंबर 6 ज्ञान दे रहा था, रूल नंबर 7 डिडक्टिव वैल्यू, रूल नंबर 8 कंप्यूटेड, रूल नंबर 9 रेसिडुअल रूल, रूल नंबर 10 सर, रूल नंबर 10 क्या क्या ऐड करना है, रूल नंबर 11 पीओ को डिक्लेरेशन देना है, रूल नंबर 12 सर पीओ रिजेक्ट कर देगा. सर रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 हमेशा डेफिनेशंस देता है, राइट एवरीवन. यहां हमारा वैल्यूएशन का चैप्टर आधा खत्म होता है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय गाइस.